हेलो फ्रेंड्स। और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 12 का एक और नए टॉपिक के बारे में, जिसको हम लोग बोर एटॉमिक मॉडल बोलते हैं, या इसी को बोर पोस्टुलेट्स कहा जाता है, या इसी को प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एन एटम कहा जाता है, या इसी को एक और नाम से जाना जाता है हाइड्रोजन लाइक एटम के नाम से भी जाना जाता है। तो पिछले लेक्चर में ऑलरेडी हम लोग जे थॉमसन के बारे में, उनके मॉडल के बारे में बात कर चुके हैं। गाइगर, मार्सडन और रदरफोर्ड, अल्फा स्कैटरिंग, ये सारा चीज़ हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में बोर नाम के साइंटिस्ट थे, निल्स बोर। इन्होंने एटम्स को समझाने के लिए, अपने अकॉर्डिंग उसको डिस्क्राइब करने के लिए एक ऑल मॉडल रिप्रेजेंट किया गया था। उसी मॉडल को कहा जाता है बोर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो इसी के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। बोर प्रपोज्ड अ मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम which is also applicable for some lighter atoms in which a single electron revolve around a stationary nucleus of positive charge Ze, called hydrogen like atom। तो निल्स बोर नाम के साइंटिस्ट ने हाइड्रोजन एटम्स के लिए, या फिर हाइड्रोजन जैसे और कुछ एटम्स होते हैं जिनके आउटर ऑर्बिटल्स में केवल वन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट में, पॉजिटिव चार्ज के चारों ओर, दैट मीन्स न्यूक्लियस के चारों ओर। ना केवल हाइड्रोजन एटम बल्कि हाइड्रोजन लाइक एटम, जिसके आउटर ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, वन इलेक्ट्रॉन। तो इन सभी को डिफाइन करने के लिए इन्होंने एक मॉडल रिप्रेजेंट किया था, निल्स बोर ने। उसी मॉडल को कहा जाता है बोर एटॉमिक मॉडल। और इन्होंने एटॉमिक मॉडल में 3 पोस्टुलेट्स दिए थे। उन्हीं पोस्टुलेट्स को बात करने वाले हैं। बोर्स मॉडल इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स, जिसमें से फर्स्ट पोस्टुलेट था बोर फर्स्ट पोस्टुलेट्स, और इसी को न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट के नाम से जाना जाता है। मतलब बोर के फर्स्ट पोस्टुलेट में इन्होंने जो न्यूक्लियर का कॉन्सेप्ट होता है उसके बारे में बताया था। सेकेंड पोस्टुलेट्स को बोर सेकेंड पोस्टुलेट्स कहा जाता है, जिसमें उन्होंने क्वांटम कंडीशंस के बारे में बताया था। और थर्ड होता है फ्रीक्वेंसी कंडीशन। जो बोर का जो थर्ड पोस्टुलेट्स है, ये किसके बारे में बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी के कंडीशंस के बारे में, या फ्रीक्वेंसी के बारे में हम लोग को इंफॉर्मेशन देती है। तो ये 3 पोस्टुलेट्स हैं। तो चलिए इसी को वन बाय वन करके, एक एक करके हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। आगे बात करते हैं। तो जो बोर्स का फर्स्ट पोस्टुलेट है, जिससे हमको न्यूक्लियर का कॉन्सेप्ट पता चलता है, तो बोर ने ये कंसीडर किया था कि कोई भी मैटर्स या सब्सटेंस है तो वो बहुत सारे एटम से मिलकर बना होता है। जब एटम्स को हम लोग जूम करके देखते हैं तो हम लोग को एक इलेक्ट्रॉन दिखाई देता है, जो एक फिक्स ऑर्बिट में क्या करते रहते हैं, किसी पॉजिटिव चार्ज के चारों ओर, जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, इसके चारों ओर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। तो जो न्यूक्लियस होता है उसमें जो चार्ज होता है उसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं +Ze। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये सेंटर से r डिस्टेंस पर, जिस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है, E माइनस, और इसका मास कितना है, m, और ये जिस ऑर्बिट में मूव कर रहा है या रिवॉल्व कर रहा है, तो इसकी लीनियर वेलोसिटी कितनी है, v है। और जब ये सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करती है ऑर्बिट में, तो इसके पास क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कंसीडर कर लेते हैं। तो आई होप ये डायग्राम आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये किसका डायग्राम है, किसी भी एटम्स के अंदर में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशंस या रिवॉल्यूशंस का डायग्राम है, जिसमें +Ze का मतलब होता है चार्ज ऑन न्यूक्लियस, m का मतलब होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, V का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की एंगुलर वेलोसिटी, और R का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, या इसी को हम लोग बोल देते हैं रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो इस फिगर से हम लोग देख सकते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर 2 टाइप का फोर्स लग रहा है। ये सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, ये इसको खींच के रखा हुआ है, जिसको हम लोग सेंट्रिपिटल फोर्स बोलते हैं। और यहाँ पर सेंटर में प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस चार्ज की वजह से भी इन दोनों के बीच एक फोर्स काम करता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर कूलाम फोर्स कहते हैं।
तो यहाँ पर मैं सेंट्रिपिटल फोर्स को लिख सकता हूँ, इसका डेफिनेशन हम लोगों को पता है, F इज इक्वल टू mv² अपॉन r। इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं। सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होता है, जब भी कोई बॉडी या पार्टिकल्स जो है किसी सेंटर के या किसी पॉइंट के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, सर्कुलर मोशंस करती है, तो वहाँ पर उस बॉडी के ऊपर सेंटर की तरफ, टुवर्ड द सेंटर, एक फोर्स काम करता है। उसी फोर्स को हम लोग सेंट्रिपिटल फोर्स कहते हैं। ये आप लोग 11th क्लास में पढ़ चुके होंगे और 11th क्लास में ही इसका फॉर्मूला भी डिराइव किए रहे होंगे, F इज इक्वल टू mv² अपॉन r। इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं। और यहाँ पर जो चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, या इसी को कूलाम फोर्स कहा जाता है। और हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके हैं, कूलाम फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पर Q1 के जगह पर हम लोग ले रखे हैं +ZE, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है E, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना ले रखे हैं, r ले रखे हैं, तो ये हो जाएगा r²। तो यहाँ पर F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k, ये z और ये E और ये वाला E² हो जाएगा अपॉन में r² हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लेते हैं। अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। जितना इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक फोर्स काम कर रहा है उतना ही सेंट्रिपिटल फोर्स काम कर रहा है, इसलिए मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को क्या कर देता हूँ, इक्वेट कर देता हूँ। तो इक्वेट करने के बाद मुझे मिल जाएगा सॉरी फॉर दैट, kZe² अपॉन r² इज इक्वल टू mv² अपॉन r। ये मिल जाता है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर कर लेता हूँ। और इसी को कहा जाता है, दिस इज फर्स्ट पोस्टुलेट्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। बोर एटॉमिक मॉडल का इसी को क्या कहा जाता है, फर्स्ट पोस्टुलेट कहा जाता है। तो यहाँ पर बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट जो है कंप्लीट होता है, जो कि हमको न्यूक्लियर का कॉन्सेप्ट बताते हैं। इसमें हम इस पोस्टुलेट्स में हम लोग को ये पता चला है कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है, और रिवॉल्व करते हैं तो इसके ऊपर सेंट्रिपिटल और कूलाम फोर्स लगता है, तो दोनों के बीच का रिलेशन कुछ ऐसा मिलता है। इसी को बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट्स कहते हैं। चलिए सेकंड पोस्टुलेट्स के बारे में बात करते हैं, जिसको क्वांटम कंडीशन, ये हमें क्वांटम कंडीशंस का कॉन्सेप्ट बताते हैं। अब ये क्वांटम कंडीशंस क्या होता है, चलिए आइए देखते हैं आगे। This postulates state that the electrons revolves around the nucleus only in those orbit for which the angular momentum is some integral multiple of h by 2 pi। तो बोर का जो सेकेंड पोस्टुलेट है ये हमको ये बोलते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है किसी न्यूक्लियस के चारों ओर यदि घूमता है तो ऐसा तभी पॉसिबल हो पाता है जब उसमें एंगुलर मोमेंटम, जब उस इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो इंटीजर के मल्टीपल हो। कौन, एक कांस्टेंट वैल्यू होता है जिसको बोलते हैं h/2π। ये किसका मल्टीपल हो, इंटीजर नंबर n का मल्टीपल हो। जहाँ पर h को बोला जाता है प्लैंक कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड, और l का मतलब होता है एंगुलर मोमेंटम। जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस होता है एल, जो कि कितने के इक्वल होता है, एल इज इक्वल टू NH/2π के इक्वल होता है। इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं। याद रखना ये सेकेंड पोस्टुलेट है किसका, बोर्स का। ये बोर्स का स्टेटमेंट था, नील्स बोर्स का। किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए जो किसी न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है। जहाँ पर n का मतलब क्या है, 1 2 3 है। अब हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि कोई भी बॉडी जो है किसी सेंटर से चारों ओर रिवॉल्व करता है, सर्कुलर मोशंस करता है, तो उसके लिए हम लोग एंगुलर मोमेंटम का डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, वेक्टर L इज इक्वल्स टू वेक्टर R क्रॉस वेक्टर P। इसी को अगर मैं मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखूं या स्केलर फॉर्म में लिखूं तो इसको लिख सकते हैं L इज इक्वल्स टू RP। और हम लोग को पता है P क्या है, लीनियर मोमेंटम है। लीनियर मोमेंटम का डेफिनेशन होता है P इज इक्वल्स टू mv। इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करूंगा तो मुझे मिल जाता है L इज इक्वल्स टू mvr। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लेता हूँ। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को क्या कर देता हूँ, मैं इक्वेट कर देता हूँ। इक्वेट करूँगा मतलब ये L है, ये L है, तो जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए। तो हमको मिल जाता है इक्वेशन नंबर 1 और 2 से mvr इज इक्वल टू NH/2π मिल जाता है। याद रखिएगा ये इसी को कहा जाता है सेकेंड पोस्टुलेट्स ऑफ बोर एटॉमिक। सेकेंड पोस्टुलेट्स यही हैं, बस इसको हम लोग मॉडिफाई करके लिखें तो ये फॉर्म हमें मिल जाता है। तो इसको याद रखिएगा, इक्वेशन नंबर 3 इसी को बोर्स का सेकेंड पोस्टुलेट्स कहा जाता है।
अब चलिए थर्ड पोस्टुलेट्स के बारे में बात करते हैं, जो कि हमको फ्रीक्वेंसी के बारे में, फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट के बारे में बताता है। When electron jump from higher energy orbit E2 to lower energy orbit E1, then difference of energy of this orbit E2 minus E1 emit in the form of photon। यहाँ पर ये बोला जा रहा है, जब भी किसी एटम्स के अंदर में जब इलेक्ट्रॉन जो है हम लोग उसको एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, तो वो उस एनर्जी को ऑब्जर्व करके क्या करता है, एक्साइटेड हो जाता है, और वो एक्साइटेड हो गए कहाँ चला जाता है, हायर लेवल में चला जाता है। तो वो हायर लेवल का जो एनर्जी लेवल है उसको हम लोग E2 कंसिडर कर लेते हैं, और वो यहाँ से कैसे जंप करता है, लोअर एनर्जी में वो अपने आप जंप करता है। जब वो एक्साइटेड, उसके पास जो एनर्जी होता है, जो जब वो एनर्जी को लॉस करता है तो वो फिर से अपने लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाता है। तो इस सिचुएशंस में ये जो हायर ऑर्डर का या एक्साइटेड एनर्जी स्टेट का जो एनर्जी है और ग्राउंड स्टेट या लोअर एनर्जी स्टेट है E2, ये दोनों का जो डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस जो है किसके इक्वल होता है, 1 फोटॉन एनर्जी के इक्वल होता है। जो लोअर ऑर्डर में आने से वहाँ पर 1 फोटॉन एनर्जी क्या होती, इमिट होती है। अगर यहाँ पर नहीं समझ में आया होगा तो चलिए इसी को मैं डायग्रामेटिकली आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि हम लोग कोशिश कर लेते हैं, ये हमारे पास ये एक ऑर्बिट है और ये एक ऑर्बिट है। हम लोग इसकी जो एनर्जी स्टेट है इसको हम लोग E1 कंसिडर कर लेते हैं, इसकी E2 कंसिडर कर लेते हैं। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग एनर्जी देते हैं तो इस एनर्जी को ये इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व कर लेता है, फिर ये क्या हो जाता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। यहाँ पर ये 10⁻⁻10 सेकेंड तक रहता है, उसके बाद फिर से वापस अपने लोअर स्टेट में आ जाता है। तो जब ये अपने एक्साइटेड स्टेट से फिर लोअर स्टेट में वापस आता है तो इस दौरान यहाँ पर एक एनर्जी इमिट होती है, जो कि कितने के इक्वल होता है, 1 फोटॉन एनर्जी के इक्वल होता है। अब इसी डायग्राम को हम लोग इसमें समझ सकते हैं। कंसिडर कर लेते हैं, ये हमारे पास लोअर स्टेट, लोअर एनर्जी स्टेट है या ग्राउंड स्टेट है, और ये एक्साइटेड स्टेट है। तो ये लोअर स्टेट है या ग्राउंड स्टेट की एनर्जी को E1 कंसिडर कर लेते हैं, और ये जो एक्साइटेड स्टेट है इसकी एनर्जी को E2 कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर लोअर स्टेट में या ग्राउंड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग 1 फोटॉन एनर्जी देते हैं, तो ये इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है या ये इसकी एनर्जी को गेन कर लेते हैं, फिर ये एक्साइटेड होके एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। ये कहाँ चला जाता है, यहाँ आ जाता है। फिर यहाँ पर ये कितने टाइम के लिए रहता है, 10⁻⁻10⁻8 सेकेंड के लिए रहता है, बहुत ही कम टाइम के लिए रहता है। और जैसे ही ये अपना एनर्जी लॉस करता है तो फिर से अपनी पुरानी अवस्था या ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाता है। और जब ये हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तो ये 1 फोटॉन एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है एमिशन, और यहाँ पर ये एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, तो इसको कहा जाता है एब्जॉर्शन। तो याद रखिएगा 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में यदि पूछ देंगे एब्जॉर्शंस क्या होता है, एमिशंस क्या होता है, तो आप लोग को इसका डेफिनेशन लिखना आना चाहिए कि एब्जॉर्प्शंस क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं तो वो उसको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और इमिशन भी एक प्रोसेस होता है जिसमें एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो है अपने लोअर एनर्जी स्टेट में वापस आता है, जिससे कि वो एक एनर्जी रिलीज करते हैं, 1 फोटॉन एनर्जी रिलीज करते हैं। तो इस प्रोसेस को इमिशन कहते हैं। तब यहीं पर इस प्रोसेस के बाद बोर्स ने क्या बोला कि ये जो हायर स्टेट का जो एनर्जी होता है, हायर लेवल का, और जो लोअर स्टेट का जो एनर्जी होता है E1, इन दोनों का जो डिफरेंस है ये हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 फोटॉन एनर्जी के इक्वल होता है, ऐसा बोला। जहाँ पर ये H न्यू क्या है हम लोग को पता है, प्लैंक थ्योरी से हम लोग को पता है इज इक्वल्स टू एन एच न्यू होता है। 1 फोटॉन के लिए एन इज इक्वल्स टू 1 रखते हैं तो इज इक्वल्स टू क्या मिलता है, एच न्यू। तो यहाँ पर ये जो एच न्यू लिखे हैं ये यही है, 1 फोटॉन एनर्जी बोलते हैं इसको, तो ये हो जाएगा E2 माइनस E1। तो इसी को कहा जाता है दिस इज द थर्ड पोस्टुलेट्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। और यही घटनाएं जो हैं लगभग हर मटेरियल में यही घटनाएं घटित होती हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे कि ये मेरे पास क्या है, एक आयरन है, जैसे कि ये एक लोहा है मेरे पास, मैं क्या करते जाता हूँ, इसको गर्म करते जाता हूँ, मैं क्या करते जाता हूँ, गर्म करते जाता हूँ। तो अगर हम लोग इस आयरन को
या लोहा को जब जूम करके देखें तो इसमें भी एटम्स पाया जाएगा, और एटम्स को और जूम करेंगे तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। तो जब हम लोग इसको गर्म करते हैं तो वही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, पहले बॉन्डेड रहते हैं, जैसे जैसे हीट देते जाते हैं, हीट देते जाते हैं, ये उसको ऑब्जर्व करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं। एक स्टेट ऐसा आता है कि ये इसके द्वारा जो एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं ये उसको ऑब्जर्व करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, और जब ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है तभी इस बॉडी की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, क्योंकि ये हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसीलिए एक कंडीशन ऐसा आता है कि ये जो लोहा है या फिर ये आयरन है, ये कैसा लाइट इमिट करने लगता है, रेड लाइट इमिट करने लगता है। स्टार्टिंग में ब्लैक रहता है, फिर ये रेड लाइट इमिट करने लगता है, और जब हम लोग हीट देना बंद कर देते हैं या इसको एनर्जी प्रोवाइड कराना बंद कर देते हैं तो यही एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो है फिर से लोअर स्टेट में आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया कि कुछ देर के लिए एक्साइटेड स्टेट में रहते हैं, 10⁻⁸ सेकंड बाद ये फिर से लोअर स्टेट में आ जाते हैं। वैसे ही इसमें से जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है सभी फिर से लोअर स्टेट में आ जाते हैं, फिर ये रेड दिखना बंद हो जाता है जब हम लोग इसको एनर्जी देना बंद करते हैं। तो ओवरऑल मैं यही बोल रहा हूँ कि जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं सभी मैटर्स में एनर्जी से रिलेटेड, चाहे वो हीट एनर्जी हो चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, इन सभी में यही घटनाएं घटित होती है। चलिए एक और एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि आप लोग रेडियम देखे होंगे, जैसे कि रोड में ये पेड़ में लगा रहता है ताकि वाहन को दूर से दिखाई दे कि वहाँ पर पेड़ है। जैसे कि अंधेरा होता है तो पेड़ में क्या लगा, ऊपर पड़ती है, ये रेडियम है। रेडियम के ऊपर जैसे ही लाइट पड़ती है तो इसका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, कुछ देर के लिए एक्साइटेड हो जाता है, फिर इसमें लाइट पड़ना बंद हो जाता है, फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है अपने लोअर स्टेट में वापस आ जाता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड स्टेट में होता है तभी ये एनर्जी रिलीज करता है, और वो एनर्जी जो है हमको लाइट के फॉर्म में दिखने लगती है। ठीक है, तो ये सभी जो है क्वांटम फिनोमिनॉन्स हैं, इसलिए इसको आप लोग को अंडरस्टैंडिंग करके खुद से इमेजिन करना पड़ेगा, तब ज़्यादा समझ में आएगा ये, है ना। तो यहाँ पर ये थर्ड पोस्टुलेट्स भी कंप्लीट होता है, और इस प्रकार से हम लोगों ने बोर्स का जो पोस्टुलेट है उसको कंप्लीट कर लिए। अब इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो 4th नंबर का टॉपिक है, जिसका नाम है बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब यहाँ पर जो बोर्स पोस्टुलेट्स हम लोग पढ़े हैं, इसको हम लोग बोर हाइड्रोजन एटम्स के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। यह जो बोर्स का पोस्टुलेट है, नील्स बोर ने इन सभी स्टेटमेंट को हाइड्रोजन एटम्स को डिफाइंड करने के लिए इनको कैसे यूज़ किया, उन सभी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, तो उस ऑर्बिट का कितना रेडियस होना चाहिए। फर्स्ट रेडियस है, सेकंड रेडियस है, थर्ड रेडियस है, इसी प्रकार हमारे पास एन ऑर्बिट होते हैं, तो एन ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा। दैट मीन्स हियर वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर एन। यहाँ पर हम लोग को आर एन का वैल्यू कैलकुलेट करना है, और n इज इक्वल टू 1 2 3 रखेंगे तो हम लोग को नंबर ऑफ ऑर्बिट का रेडियस मिलता जाएगा। तो सबसे पहले बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम्स में नील्स बोर ने अपने पोस्टुलेट्स का यूज़ करके रेडियस के लिए यहाँ पर फॉर्मूला डिराइव किए थे। तो कैसे डिराइव किए थे इसी को देख लेते हैं। वी हैव फ्रॉम फर्स्ट पोस्टुलेट्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। बोर्स का जो फर्स्ट पोस्टुलेट्स था उससे हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे, mv² इज इक्वल टू kZe²/r²। यहाँ पर r और r कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर एक r बच जाएगा। इस r को मैं इधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ और ये mv² को इधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ, तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा r इज इक्वल टू kZe²/mv²। इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं। इसी प्रकार सेकेंड पोस्टुलेट से, इसी प्रकार हम लोग के पास सेकेंड पोस्टुलेट से क्या था, L इज इक्वल्स टू एन एम वी आर इज इक्वल टू NH/2 था। यहाँ पर R को यहीं रखता हूँ, MV को मैं इधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ, तो मेरे पास हो जाएगा R इज इक्वल टू NH/2 MV हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लेता हूँ। अब यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए, इक्वल। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को क्या कर देता हूँ, इक्वेट कर देता हूँ। इक्वेट करने के बाद मुझे मिल जाएगा kZe²/mv² NH/2m। तो यहाँ पर v² है, यहाँ v है, तो यहाँ से एक v और यहाँ से एक v कैंसिल आउट। यहाँ पर m है, यहाँ पर भी m है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। जो बचे हैं उसको आगे लिख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं।
आगे देखते हैं के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई एम वी। यहाँ पर ये दोनों कट चुका था, कटने के बाद यहाँ पर वी स्क्वायर था तो एक वी यहाँ पर बच जाएगा, उसको हम लोग इधर ट्रांसफ़र करेंगे और ये एन एच को हम लोग इधर ट्रांसफ़र करेंगे और टू पाई जो है ऊपर चला जाएगा। समझ आया? तो उसके बाद हम लोग को क्या मिल जाएगा, वी इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर टू पाई, ये टू पाई इधर चला जाएगा, है ना, और यहाँ पर जो v था वो इधर आ जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी को यहाँ पर मैं लिखता तो ये टू पाई इधर चला जाता, टू पाई, और यहाँ पर k पहले से है, जेड ई स्क्वायर पहले से है ना, यहाँ पर ई स्क्वायर पहले से है, और अपॉन में क्या आ जाता, एन एच आ जाता, क्या आ जाता, एन एच, और यहाँ पर एक v बचा था, इसको इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो यहाँ पर हम लोग को v मिल जाता। तो ऐसा मिलता हमको। तो इसी को मैं क्या लिख दिया हूँ, अरेंज करके लिख दिया हूँ, v को इधर और इतने को इधर। तो हमको मिल गया है v इज इक्वल्स टू, यहाँ पर n का अपने आप कैंसिल आउट हो गया था, v इज इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर मिल गया, v इज इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर, और ये टू पाई अपॉन में क्या है, एन एच। अब इसी को अगर हम लोग रीअरेंज करके लिखेंगे तो ऐसा मिल जाएगा, v इज इक्वल टू टू पाई के जेड ए स्क्वायर अपॉन में एन एच। इसको इक्वेशन नंबर 3 कंसिडर कर लेता हूँ मैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। अब इसको मैं कहाँ पुट कर देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 कहाँ है, ये है, r इज इक्वल टू के जेड ए स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर, ये है वी स्क्वायर। तो v के जगह पर मैं क्या पुट कर देता हूँ, ये वाला वैल्यू। तो मुझे मिल जाएगा r इज इक्वल टू के जेड ए स्क्वायर अपॉन एम, वी के जगह पर क्या रखेंगे, ये वाला वैल्यू, टू पाई के जेड ए स्क्वायर अपॉन में एन एच होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एन स्क्वायर हो जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा, और ये ऊपर चला जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो फोर पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई के पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखा हूँ के जेड ए स्क्वायर, यहाँ से एन का स्क्वायर एच का स्क्वायर अपॉन में एम, और ब्रैकेट में इतना था उसको वैसे ही लिख दिया हूँ। और यहाँ पर ये जब ब्रैकेट ओपन करूँगा तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पर एन स्क्वायर एच स्क्वायर के जेड ए स्क्वायर अपॉन में एम, और ये हो जाएगा 4 पाई, यहाँ पर पाई का स्क्वायर आएगा, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 4 पाई स्क्वायर होगा ना, पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई के पावर में 4 आ जाएगा। अब जब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये एन स्क्वायर एच स्क्वायर और ये के जेड ई स्क्वायर, यहाँ से ये वाला के इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से ये वाला जेड इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो है इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। जो बचेगा उसको लिख लेते हैं, यहाँ पर ये एम बचेगा, यहाँ पर 4 पाई स्क्वायर बचेगा, और यहाँ से एक वाला एक के यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया तो एक बचेगा, यहाँ से एक जेड कैंसिल हो गया तो एक जेड बचेगा, और यहाँ से ई के पावर 4 है, यहाँ पर ई के पावर 2 है, तो यहाँ पर एक ई के पावर 2 बच जाएगा। ठीक है, अब इसी को फिर से हम लोग यहाँ पर लिख देंगे एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और ये 4 पाई का स्क्वायर है, इसको आप लोग ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पर मिस्टेक था, है ना। अब यहाँ पर क्या करते हैं आगे, यहाँ पर जो कांस्टेंट वाला टर्म्स था उसको अलग करके लिख लेता हूँ। जब यहाँ पर मैं कांस्टेंट वाली टर्म को अलग करके लिखूंगा तो क्या मिलेगा, एच स्क्वायर अपॉन में 4 पाई का स्क्वायर और एम के ई का स्क्वायर, इतना मिलेगा मुझे। तो अलग क्या हुआ, यहाँ पर एन स्क्वायर अलग हुआ है और जेड अलग हुआ है। तो यहाँ पर ए को अलग करके लिखेंगे तो हमको क्या मिल जाता है, एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर, और बाहर में हम लोग को मिल जाता है एन स्क्वायर अपॉन जेड। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये कांस्टेंट क्यों है, ये कांस्टेंट क्यों नहीं है। तो मैं बता दूं, यहाँ पर एज को बोला जाता है प्लैंक कांस्टेंट, 4 भी यहाँ पर कांस्टेंट है, पाई भी यहाँ पर कांस्टेंट है, और पाई का वैल्यू कितना होता है, 3.14 होता है। यहाँ पर मास भी कांस्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो भी कांस्टेंट होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, 9.1 क्रॉस 10 के पावर -31 किलोग्राम होता है। और के यहाँ पर क्या है, ये भी एक प्रकार का कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू क्या होता है, 9 क्रॉस 10 के पावर 9 होता है। और ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जिसका वैल्यू होता है 1.6 क्रॉस 10 के पावर -19 कूलम होता है। तो ये सभी क्या है, कांस्टेंट है। बट
यहाँ पर n क्या चीज़ है, जो हमको बताता है इंटीजर नंबर या नंबर ऑफ स्टेट को बताता है, और z यहाँ पर क्या है, एटॉमिक नंबर है। तो ये दोनों जो है एटम्स के अकॉर्डिंग ये इंक्रीज होते रहता है या चेंज होते रहता है, इसलिए ये कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर एच स्क्वायर अपॉन 4π² एम के ई स्क्वायर को हम लोग क्या कंसिडर कर लेते हैं, r0 कंसिडर कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। जहाँ पर ये r0 को, इसको हम लोग r0 कंसिडर किए, तो इसी को मैं यहाँ पर लिखा हूँ r0 इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन ये 4π² होगा एम के ई स्क्वायर होगा। इसी को क्या कहा जाता है, बोर रेडियस कहा जाता है। तो यहाँ पर हमको फाइनली कितना मिल गया, आर एन इज इक्वल टू r0 n स्क्वायर अपॉन जेड मिल गया है। अब ये कांस्टेंट है r0, ये बोर रेडियस होता है या इसी को बोर्स कांस्टेंट कहा जाता है। तो जब हम लोग इसको हटाएंगे तो इसी इक्वेशंस को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आर एन प्रोपोर्शनल n स्क्वायर अपॉन जेड लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, फिर से कॉन्स्टेंट लेना पड़ेगा। वो कॉन्स्टेंट क्या होगा यहाँ पर, बोर्स कॉन्स्टेंट या फिर बोर्स रेडियस कॉन्स्टेंट क्या होगा, r0 होगा। और जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर h का वैल्यू 4 का वैल्यू 4 पाई का वैल्यू हमको पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ये सभी पता है, सब वैल्यू को हम लोग पुट अप करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो h का वैल्यू, m का वैल्यू, e का वैल्यू, k का वैल्यू, इन सब वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पुटअप करते हैं। और पुटअप करने के बाद जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू हम लोग को कितना मिलता है, r0 इज इक्वल टू 5.59 क्रॉस 10⁻11 मीटर मिल जाता है। या इसी को हम लोग बोल सकते हैं r0 इज इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम बोल सकते हैं। ये अभी मीटर में है, एंगस्ट्रॉम में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मीटर को एंगस्ट्रॉम में चेंज करने के लिए 10⁻+10 का मल्टीप्लाई करते हैं, और एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻−10 का मल्टीप्लाई करते हैं। इस चीज़ को ध्यान दीजिए। यहाँ पर मीटर है इसलिए 10⁻+10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻+10 और 10⁻−11, तो हमको यहाँ पर मिलेगा 10⁻−1 मिलेगा। और यहाँ पर 10⁻−1 को जब नीचे लिखेंगे और यहाँ पर 5.59 है, ठीक है, तो इसको जब हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को लगभग मिलेगा 0.53 मिल जाएगा। ये अप्रॉक्सीमेट इतना मिल जाता है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है r0 इज इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम को कहा जाता है बोर रेडियस या बोर्स कांस्टेंट कहा जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं, ये जो आर एन प्रोपोर्शनल n स्क्वायर अपॉन जेड मिला था, इसको कहा जाता है रेडियस ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट। क्या कहा जाता है, रेडियस ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट या nth ऑर्बिट कहा जाता है। और ये दोनों यहाँ पर n जो है आर एन के प्रोपोर्शनल है। तो इन दोनों के बीच अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, r और n के बीच में जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हम लोग को कुछ ऐसा कर्व्ड लाइन देखने को मिलता है। अब यहाँ पर कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, सर ये दोनों प्रोपोर्शनल है तो ये स्ट्रेट लाइन मिलना चाहिए। तो बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पर ये आर एन है और ये एन है, और यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर आर एन है। यहाँ पर आर एन का जो वैल्यू है स्क्वायर के फॉर्म में आगे बढ़ता है। मतलब एन के वैल्यू को अगर एक स्टेप बढ़ाते हैं तो ये, अगर हम लोग एन के वैल्यू को 2 स्टेप बढ़ाते हैं तो ये 4 गुना आगे बढ़ता है। इसको हम लोग 3 स्टेप बढ़ाते हैं तो ये 9 गुना आगे बढ़ता है। इस वजह से हम लोग को ऐसा कर्व्ड लाइन देखने को मिलता है। और अगर मैं यहाँ पर इसके बीच ग्राफ खींचता, जैसे कि ये एन स्क्वायर हो जाता और ये आर हो जाता, तब मुझे यहाँ पर क्या मिलता, स्ट्रेट लाइन मिलता। क्या मिलता, स्ट्रेट लाइन मिलता। अब क्यों स्ट्रेट लाइन मिलता, क्योंकि आर एन जो है एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, और हम लोग ग्राफ किसके बीच ड्रॉ किए हैं, एन स्क्वायर और आर के बीच ग्राफ ड्रॉ किए हैं। अब यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मिलता, बट यहाँ पर एन है और ये आर है, इसलिए यहाँ पर ऐसा हम लोग को कर्व्ड लाइन देखने को मिल रहा है। चलिए एक बार बताने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर कैसे ये स्क्वायर के फॉर्म में इंक्रीज या डिक्रीज होता है। तो मैं कंसीडर कर लेता हूँ कुछ देर के लिए। अभी हमारे पास कितना है, आर एन को हम लोग एन स्क्वायर के कंसीडर कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं एन को रिप्लेस कर देता हूँ 2n से। क्या कर देता हूँ, 2n से। तो ये अभी मेरे पास आर एन है, इस वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट करूँगा तो मुझे नया वाला आर का वैल्यू मिलेगा, तो इसको मैं आर डेस कंसीडर कर लेता हूँ। एन के जगह पर 2n पुट कर देता हूँ तो 2n के पावर में 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, और ये n का स्क्वायर हो जाएगा। n के स्क्वायर को मैं आर एन लिख सकता हूँ, तो आर डेस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4rn। मैं बोला हूँ ना, देखो नया वाला रेडियस जो है पुराने वाले रेडियस से कितना है, 4 गुना है। इसी प्रकार अगर मैं इसको n इज इक्वल टू 3n रख देता तो ये कितना हो जाता, 9 के मल्टीपल हो जाता। इसी प्रकार 4 के मल्टीपल रखता तो ये 4 गुना हो जाता। तो यहाँ पर देखो जो
एन के अकॉर्डिंग जो आर एन का जो वैल्यू है ये स्क्वायर के फॉर्म में इंक्रीज होते जा रहा है, इसलिए यहाँ पर हम लोग को ऐसा इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर्व लाइन मिला हुआ है। आई होप अब आप लोग को समझ में आ गया होगा यहाँ पर आर एन और एन स्क्वायर के बीच आप लोग को कैसा ग्राफ मिलेगा, और ये सारा पॉइंट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बोल देता हूँ, यहाँ पर ये कुछ लोगों को थोड़ा लेंथी डेरिवेशंस लग रहा होगा, तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, आप लोग अपना सिलेबस चेक कर लीजिएगा। अगर आपके सिलेबस में ये डेरिवेशन है तभी आप लोग को ये सब करना है, और अगर डिलीटेड है तो केवल फार्मूला ही याद रखना है। आप लोग अपने सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ स्पीड ऑफ लाइट। यहाँ पर हम लोग जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं हाइड्रोजन एटम या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए, उसके लिए हम लोग डेरिवेशंस निकाल चुके हैं, जो कि ये मिला था जहाँ पर ये बोर्स कांस्टेंट है। तो यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। अब हम लोग उस इलेक्ट्रॉन की स्पीड निकालना चाहते हैं। जो nth ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर, तो उसका स्पीड कितना होगा, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ स्पीड ऑफ लाइट। तो हम लोग अब यहाँ पर स्पीड के लिए एक्सप्रेशंस निकालने वाले हैं बोर्स मॉडल का यूज़ करके। तो ऑलरेडी हमारे पास है इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड कहाँ है एक बार देख लेते हैं। ये है इक्वेशन नंबर थर्ड। तो ऑलरेडी हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्ड से है, क्या है, इसी को यहाँ पर लिख दिया हूँ। वी एन इज इक्वल्स टू 2π/kz/n/h, और यहाँ पर मैं स्पीड ऑफ लाइट का मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवीज़न भी कर दिया हूँ। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड है वो लगभग स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होता है, इसलिए यहाँ पर इसको हम लोग ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यू है फिर से मतलब इसको रीअरेंज करके फिर से लिखता हूँ मैं। तो c को z के साथ लिखता हूँ और n को अकेले लिखता हूँ, मतलब सी जेड एन को अलग लिखता हूँ, बाकी को मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ 2π/a²/hc। तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा ये वाला जो ब्रैकेट वाला जो वैल्यू है इसको मैं अल्फ़ा कंसिडर कर लेता हूँ, और बाकी को वैसे ही लिख देता हूँ CZ/n। तो यहाँ पर ये वाला जो टर्म है इसको अल्फ़ा से डिनोट किए हैं, इसको कहा जाता है फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। इसको क्या कहा जाता है? फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। इसके बारे में आगे बात करेंगे, अभी बस आप लोग देखते जाइए। अब यहाँ पर 2π कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, स्क्वायर कांस्टेंट है, h और c भी कांस्टेंट है। सबका वैल्यू यहाँ पर पुटअप करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है k का वैल्यू क्या आता है, e का वैल्यू, h का वैल्यू, c का वैल्यू तो सबको पता है 3×10⁸ होता है। सब वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग को कितना मिलता है, अल्फा इज इक्वल टू 1/137 मिल जाता है। इसी को कहा जाता है फाइन स्ट्रक्चर कॉन्स्टेंट, इसी को कहा जाता है फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। इसको याद रखिएगा। आगे बात करते हैं इक्वेशन नंबर 7 इन 8। यहाँ से हम लोग को ये इक्वेशन नंबर 7 मिला है और ये है इक्वेशन नंबर 8। तो इस इक्वेशन नंबर 8 का वैल्यू मतलब इतने के जगह पर मैं क्या पुट कर देता हूँ, 1/137 पुट कर देता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 8 के वैल्यू को इक्वेशन नंबर 7 में मैं जब पुट करता हूँ तो मुझे मिल जाता है Vn इज इक्वल टू CZ/137 मिल जाता है। अब इसी को अगर मैं हाइड्रोजन एटम के लिए लिखूँ तो हाइड्रोजन एटम के लिए n इज इक्वल टू 1 लिख देंगे और z इज इक्वल टू 1, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी का वैल्यू C/137 मिल जाएगा। v इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, C/137। क्यों? क्योंकि z और n यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना, C/137, c का वैल्यू होता है 3×10⁸ और ये है 137। तो इन दोनों को सॉल्व करने पर हमको क्या मिलता है, 2.2×10⁶ मीटर पर सेकेंड होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस वैल्यू को C/137 के वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूँ इस इक्वेशन में तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2.2×10⁶, और ये Z/n को अलग से लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिल गया, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गया। इसी को कहा जाता है nth ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसकी स्पीड कितनी होती है, 2.2×10⁶ Z/n मिल जाता है। इतना इस चीज़ को याद रखिएगा। अब चलिए, ये तो मिल गया स्पीड और रेडियस के बारे में भी बात कर लिए। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो ऑलरेडी हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये पता है,
और यहाँ पर हाइड्रोजन एटम के केस में अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी लिखें तो क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू प्लस जेड ई, ये न्यूक्लियस का चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो ये माइनस ई हो जाएगा, अपॉन में आर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस और ये हो जाएगा जेड और ये हो जाएगा ई का स्क्वायर, तो माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर मिल जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 9 कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। यहाँ पर ये हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी मिल गया है। आगे हम लोग बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। वी हैव फ्रॉम फर्स्ट पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स मॉडल। फर्स्ट पोस्टुलेट से हम लोग को पता ये है हमारे पास, यहाँ से वी स्क्वायर का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किए थे के जेड ए स्क्वायर अपॉन एम आर। इसको इक्वेशन नंबर 10 कंसिडर कर लेता हूँ। और हम लोग को काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम लोग वी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे तो हमको काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू के जेड एम ई स्क्वायर अपॉन 2mr मिल जाएगा। यहाँ से m और m कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से m और m कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना मिलेगा, के जेड ए स्क्वायर अपॉन 2r मिलेगा। ठीक है, ये 1/2 mv स्क्वायर है, v की जगह पर इसको बस लाकर हम लोग पुट किए हैं, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। आगे बात करते हैं तो इसी को हम लोग फाइनली लिख देते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के जेड स्क्वायर अपॉन 2r। इसको इक्वेशन नंबर 11 कंसिडर कर लेते हैं। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल लिए हैं, काइनेटिक एनर्जी भी निकाल लिए हैं। अब हम लोग टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं। तो टोटल एनर्जी हम लोग को पता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो हमको इक्वेशन नंबर 11 और 9 से क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r प्लस माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ पर के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर जो है कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर बचेगा, यहाँ पर 1/2 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा और 1 में से हाफ घटा देंगे तो यहाँ पर 1/2 बचेगा, हाफ ही बचेगा। बट यहाँ पर माइनस जो है 1 के सामने है और 1 यहाँ पर हाफ से बड़ा होता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग को आंसर जो मिलेगा माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r मिलेगा। तो टोटल एनर्जी कितना मिल गया जी इलेक्ट्रॉन का, वो मिल गया इज इक्वल्स टू माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r मिल जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इक्वेशन नंबर ए का यूज़ करते हैं। इक्वेशन नंबर ए से हम लोग रेडियस का वैल्यू पता है, आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर निकाल चुके हैं, ये हम लोग को पता है। एक बार और दिखा देता हूँ मैं, ये वैल्यू हम लोग कहाँ निकाले हैं, इक्वेशन नंबर ए, ये है इक्वेशन नंबर ए। यहाँ से हम लोग को मिला था एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। इसी वैल्यू को अब मैं वहाँ पर पुट कर दूंगा, कहाँ पर, यहाँ पर, ये है आर। अगर इसको मैं nth टर्म के लिए लिखूं तो यहाँ पर ई एन आ जाएगा और यहाँ पर आर एन आ जाएगा और ये आर एन को मैं किससे रिप्लेस कर देता हूँ, इस वाले वैल्यू से रिप्लेस कर देता हूँ। तो मुझे मिल जाता है ई एन इज इक्वल टू माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन में 2 और ये आर के जगह इसको पुट करूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर मिल जाएगा। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला जो वैल्यू है ये पूरा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो माइनस के जेड ई स्क्वायर ब्रैकेट में 4 स्क्वायर एम के जेड ए स्क्वायर और नीचे में क्या बच जाएगा 2 एन स्क्वायर एच स्क्वायर बच जाएगा। इसको यहाँ लिख दिया हूँ नीचे में 2 एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसको फिर से सॉल्व करके लिखते हैं। तो यहाँ पर के और ये के स्क्वायर हो जाएगा, जेड का जेड के साथ जेड स्क्वायर हो जाएगा, ई स्क्वायर यहाँ पर ई के पावर 2 है तो ये ई के पावर 4 हो जाएगा। तो फाइनली मिल जाएगा ई एन इज इक्वल टू माइनस 4 स्क्वायर जेड स्क्वायर के स्क्वायर ई के पावर 4 और ये मास अपॉन में 2 एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये तो वैसे ही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं। हमको इतना मिल गया था, अब यहाँ पर ये 2 और 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो हम लोग को कितना मिलेगा, यहाँ पर फिर से z और n को अलग से लिख लेते हैं, ई एन इज इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर और जितना कांस्टेंट टर्म है उसको अलग से लिख लिए हैं 2 स्क्वायर के स्क्वायर ई के पावर 4 m अपॉन में एच स्क्वायर, इसको अलग से लिख लिए हैं। अब यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट वाला जो टर्म्स है इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, इसका वैल्यू निकालना है हम लोगों को। तो इक्वेशन नंबर 12 को हम लोग लिख लेंगे ई एन इज इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर और यहाँ पर जो ब्रैकेट वाला जो टर्म है ये 2 होगा, पाई का वैल्यू 3.14 होगा, के का वैल्यू हम लोग को पता है 9 क्रॉस 10 के पावर 9 का होल स्क्वायर और यहाँ पर ई का भी वैल्यू पता है तो इसके पावर में 4 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी हम लोग को पता है तो ये ऐसा है और नीचे में एच स्क्वायर
तो एच का भी वैल्यू हम लोग को पता है इतना होता है, इसका होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अलावा कुछ नहीं है। और जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो इतने का वैल्यू हम लोग को कितना मिलता है, 21.76 क्रॉस 10 के पावर 19 जूल मिलता है। और यहाँ पर माइनस जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर उसको यहीं पर ऐसे लिख दिए हैं। तो यहाँ पर ये वैल्यू हम लोग को मिला है। अब ये जूल को मैं किस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आप लोगों को पता है जब हम लोग जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमको इस वैल्यू को डिवाइड करना पड़ता है 1.6 क्रॉस 10 के पावर 19 से। ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग को पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितना होता है, 1.6 क्रॉस 10 के पावर माइनस 19 जूल होता है। जब हम लोग को इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना रहता है तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं। और जब हम लोग को जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना रहता है तो जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 1 जूल इज इक्वल टू, इतने को मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूँ तो ये हो जाता है 1/1.6 क्रॉस 10 के पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और यहाँ पर ये 1 जूल है, ठीक है, यहाँ पर 1 जूल है। तो 1 जूल को मैं 1/1.6 10 के पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखूंगा। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा जब मैं यहाँ पर 1 जूल की जगह पर इतना रिप्लेस करूंगा। इसीलिए यहाँ पर ये 21.76 क्रॉस 10 की पावर माइनस 19 है और ये तो वैसे ही है। और यहाँ पर जूल की जगह पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1/1.6 क्रॉस 10 के पावर माइनस 19 से डिवाइड किए हैं। अब यहाँ पर 10 के पावर माइनस 19 10 के पावर माइनस 19 कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये जो मैं बता रहा था उसको यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हूँ, देख नहीं पा रहा था, या ऑलरेडी मैं यहाँ पर लिखा हुआ हूँ, आप लोग देख लीजिएगा इसको। तो यहाँ पर मेरे पास कितना बच जाएगा, 21.76 अपन 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचेगा, ठीक है। और जब इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे, इन दोनों को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 13.6। तो यहाँ पर ई का वैल्यू, ये ई एन है, ये ई एन है, इसको आप लोग सुधार लीजिएगा ई एन, क्योंकि हम लोग nth टर्म की बात कर रहे हैं ना। तो ई एन इज इक्वल टू माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल जाएगा। अब इसी को अगर हम लोग हाइड्रोजन एटम के लिए लिखें तो हाइड्रोजन एटम के लिए हम लोग को पता है जेड इज इक्वल टू 1 होता है। और अगर फर्स्ट स्टेट के लिए निकाले हाइड्रोजन एटम के लिए एन इज इक्वल टू 1 के लिए, तो इसी इक्वेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू, ये हाइड्रोजन एटम के लिए तो ई एच लिख लेना, ई एच इज इक्वल टू माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ये वाला जो इक्वेशन नंबर 12 है इसको nth ऑर्बिट के लिए किसी भी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बोल सकते हैं, टोटल एनर्जी। और अगर हम लोग इसकी बात करें तो इक्वेशन नंबर 13 को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, या हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है इस इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कहा जाता है। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। कौन से स्टेट के लिए, nth स्टेट के लिए। अगर हाइड्रोजन लाइक एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन है इसका अगर सेकेंड स्टेट के लिए अगर हम लोग को एनर्जी निकालना बोले तो यहाँ पर n इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। उसके बाद जो आंसर आएगा वही इस हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी। तो ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ स्टेट के ऊपर, या यहाँ पर n को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहा जाता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ये रहा टोटल एनर्जी के बारे में। अब आगे हम लोग बात करते हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में, फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड रेडिएशंस के बारे में। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि किसी भी न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है उसको एनर्जी देने पर वो एक्साइटेड हो जाता है। एक्साइटेड होने के बाद लोअर स्टेट में आता है तो वो एक एनर्जी इमिट करता है। वो क्या करता है, एक एनर्जी रिलीज करता है जो कि कितने के इक्वल होता है, 1 फोटोन एनर्जी के इक्वल होता है। तो उसी 1 फोटोन एनर्जी का वैल्यू ही यहाँ पर निकालने वाले हैं। उसमें जो एच न्यू मिलता था तो वहाँ पर न्यू का वैल्यू निकालने वाले हैं, अर्थात फ्रिक्वेंसी का वैल्यू निकालने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं, हम लोग को पता है हाइड्रोजन एटम के लिए Z इज इक्वल टू 1 होता है, और यहाँ पर n की जगह पर मैं n1 कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है। मैं कंसीडर कर लेता हूँ, मेरे पास 2 स्टेट है। फर्स्ट स्टेट है मेरे पास E1, दूसरा स्टेट है E2। इसका यहाँ पर जो ये जो एनर्जी स्टेट है इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ n1 से, और ये सेकेंड एनर्जी स्टेट है इसको मैं n2 से रिप्लेस कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं n इज इक्वल टू n1 पुट करूँगा, Z इज इक्वल टू 1 पुट करूँगा, और en के जगह पर E1 लिखूंगा, या चाहो तो आप लोग इसको En1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेट के लिए इक्वेशन नंबर 12 का इस्तेमाल करके, यह है इक्वेशन नंबर 12।
अभी हमको नहीं पता है कि हम लोग कौन से एटम्स के लिए निकाल रहे हैं, इसलिए इक्वेशन नंबर 2 का यूज़ कर रहे हैं। अगर हम लोग को पता होता कि हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालने वाले हैं किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए, तो हम लोग इस वाले फार्मूला को यूज़ करते। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, z इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू n1 पुट करता हूँ किसमें, इक्वेशन नंबर 12 में। तो मुझे क्या मिल जाता है, E1 इज इक्वल टू चाहो तो आप लोग इसको En1 भी लिख सकते हो, -2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई के पावर 4 अपॉन में N1 का स्क्वायर H का स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 15 कंसिडर कर लेते हैं। इसी प्रकार सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए निकालते हैं। अब यहाँ पर z इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे और n इज इक्वल टू n2, और यहाँ पर E2 आएगा, या E2 की जगह पर En2 भी लिख सकते हैं। तो हमको नेक्स्ट इक्वेशंस क्या मिल जाएगा, आगे देखते हैं। जो मैं अभी बोल रहा था वही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो E2 इज इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई के पावर 4 N2 का स्क्वायर H स्क्वायर, ऐसा मिल जाएगा। आप लोग चाहो तो इसको En2 ही लिख सकते हो। तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 16 कंसिडर कर लेते हैं। अब बोर्स मॉडल का जो थर्ड पोस्टुलेट है, बोर्स का जो थर्ड पोस्टुलेट है वो हमको बोलता है H न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 16 और इक्वेशन नंबर 15 का वैल्यू पुट कर देते हैं E2 माइनस E1। तो हमको मिल जाता है यहाँ पर H को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, सॉरी H को ट्रांसफ़र करेंगे तो ये 1/H हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये 1/H, और ये हो जाएगा E2 माइनस E1, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पर E2 E1 का वैल्यू इक्वेशन नंबर 15 और 16 से पुट करूँगा तो मिल जाएगा न्यू इज इक्वल टू 1/H, ब्रैकेट में -2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई के पावर 4 N2 का स्क्वायर H का स्क्वायर। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में है, यहाँ पर भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये 16 का जो E1 का वैल्यू कितना था, यहाँ पर E1 का वैल्यू रखना है, यहाँ पर E2 का वैल्यू, तो ये E2 का वैल्यू है, ये वाला वैल्यू है। अब यहाँ पर E1 की जगह पर जो वैल्यू रखेंगे वो भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, इसलिए ये प्लस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इक्वेशन नंबर 15 क्या है, माइनस है यहाँ पर, और ये वाला वैल्यू है। तो इन वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे तो हमको मिल जाएगा +2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई के पावर 4 अपॉन में N1 का स्क्वायर H स्क्वायर, ये मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो वैल्यू कॉमन है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या कॉमन है, 2 पाई का स्क्वायर एम के का स्क्वायर ई के पावर 4 अपॉन में H का क्यूब। यहाँ पर H स्क्वायर है, यहाँ पर H स्क्वायर है, ये कॉमन निकलेगा। यहाँ पर ऑलरेडी एक H है तो ये H का क्यूब हो जाएगा। तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, 1/N1 का स्क्वायर। यहाँ पर अंदर में क्या बचेगा, प्लस है, प्लस में 1/N1 का स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पर माइनस में -1/N2 का स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पर प्लस वाले को पहले लिखता हूँ, माइनस वाले को बाद में। तो इसी को मैं लिख सकता हूँ 1/N1 का स्क्वायर -1/N2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर इसी इक्वेशन नंबर 70 को बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। इसके लिए बोला जाता है जो रेडिएशन इमिट हो रहा था, एनर्जी जो रिलीज हो रही थी, उस रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी है ये, याद रखना। अब आगे हम नंबर के बारे में बात करते हैं, वेव नंबर और वेवलेंथ के बारे में। इसके बाद इसी में हम लोग बात करेंगे रीडबर्ग कांस्टेंट के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर वेव नंबर का मतलब क्या है, वेव नंबर इज द नंबर ऑफ वेव इन यूनिट लेंथ। कोई भी वेव है, ये कोई भी वेव है तो इसके यूनिट लेंथ, जैसे कि इसका टोटल लेंथ कितना है 2 सेंटीमीटर कंसिडर कर लेते, तो इसका यूनिट लेंथ कितना होगा 1/2 होगा। ठीक है, तो इस यूनिट लेंथ में टोटल नंबर ऑफ वेव कितना है, टोटल नंबर ऑफ साइकिल कितना है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेव नंबर कहते हैं। तो इसीलिए, और इसको यहाँ पर जो बताया हूँ इसको मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है, इसको मैथमेटिकली न्यू बार इज इक्वल्स टू 1/λ लिखा जाता है। 1/λ का मतलब यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ में जो नंबर ऑफ वेव होगा वही क्या कहलाएगा, वेव नंबर कहलाएगा। ठीक है, चलिए इसको मैं प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूँ। एक चीज़ और, यहाँ पर वेव नंबर ऑब्लिक करके वेव लेंथ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है यदि हमारे पास वेव नंबर है तो हम लोग वेव लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, इसको मैं इधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ और वेव नंबर को इधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ। अर्थात यदि हमारे पास वेव लेंथ है तो वेव नंबर निकाल सकते हैं, और यदि हमारे पास वेव नंबर है तो वेव लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको एक बार मैं कोशिश करता हूँ प्रैक्टिकली बताने का। जैसे कि हम लोग कंसिडर कर लेते हैं हमारे पास ये एक वेव है, 1 2 3 4, ये एक वेव है।
और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ को मैं कंसिडर कर लेता हूँ, ये 2 सेंटीमीटर है। और ये 2 सेंटीमीटर के अंदर में कितने वेव नंबर हैं, कितने वेव नंबर है, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2, और यहाँ से यहाँ तक 3, और यहाँ से यहाँ तक कितने हैं 4। मतलब यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 साइकिल है मेरे पास, 4 साइकिल या 4 वेव नंबर बोल सकते हो। तो यहाँ पर अगर मैं वेव नंबर की बात करूँ तो कितना है, 4 साइकिल है। कितना है, 4 साइकिल है ओवर दी 2 सेंटीमीटर। मतलब 2 सेंटीमीटर के अंदर में कितने नंबर वेव है, 4 साइकिल है। तो इसका यूनिट लेंथ में कितने साइकिल होंगे। अच्छा एक चीज और कंसीडर कर लेते हैं, हम लोग कंसीडर कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये कितना है, 1 वेव लेंथ है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, या फिर वेव लेंथ क्या होता है, जिस पॉइंट पर 1 साइकिल कंप्लीट होता है उसी को तो हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। या फिर जो क्रस्ट और क्रस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको वेवलेंथ बोलते हैं। या फिर जो ट्रफ टू ट्रफ का डिस्टेंस होता है इसको वेवलेंथ बोलते हैं। तो यहाँ पर ये लेमडा होगा, ये लेमडा होगा। हम लोग कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पर लेमडा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। अब यहाँ पर ये 4 साइकिल दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर के अंदर में। अब मुझे यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ साइकिल निकालना है। तो यूनिट लेंथ का मतलब क्या होता है, 1/L। बट यहाँ पर वेव के केस में बात कर रहे हैं तो इसलिए 1/L। लेंथ की जगह पर हम लोग क्या लेते हैं, लेमडा, क्योंकि वेव के केस में लेंथ को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लेमडा से। तो ये 1/λ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल हमको ये पता नहीं है, ये हम लोग को फिलहाल अभी पता नहीं है। तो उस सिचुएशंस में हमको केवल ये डाटा दिया हुआ है। तो इस सिचुएशंस में हम लोग नंबर ऑफ वेव नंबर कैसे निकालेंगे कि यूनिट लेंथ के अंदर में टोटल नंबर ऑफ साइकिल कितना होगा। तो हम लोग कर देंगे 1/λ, या फिर हम लोग डायरेक्ट बोल देंगे 1/2। यूनिट लेंथ मतलब टोटल लेंथ कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर। तो यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, 1/2। 1/2 अर्थात 2 सेंटीमीटर का हाफ हो जाएगा। 1/2 मतलब 2 सेंटीमीटर का हाफ हो जाएगा, अर्थात 2 सेंटीमीटर का यूनिट कितना होगा, 1/2। 2 सेंटीमीटर का कितना होगा यूनिट हो जाएगा 1/2, अर्थात इसका हाफ। मतलब 2 सेंटीमीटर का हाफ कितना होगा, 1 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, हाफ होगा इसका, मतलब 1 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर का हाफ कितना होगा, 1 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर के अंदर में कितना साइकिल है, यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ से यहाँ तक 2। अर्थात यहाँ पर वेव नंबर कितना आ जाएगा, यूनिट लेंथ के लिए 2 साइकिल आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 साइकिल। और 2 सेंटीमीटर के अंदर में 4 साइकिल। तो ये वेव नंबर है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेव नंबर बोलते हैं। और अगर हम लोग इसके यूनिट की बात करें, तो ये सेंटीमीटर इनवर्स होता है। तो ये मैं बता दी हूँ आप लोग को प्रैक्टिकली। अब इसी को हम लोग फॉर्मूले के द्वारा सॉल्व करके देखते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को फॉर्मूला बताया हूँ, न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। अब हम लोग कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पर वेव लेंथ का वैल्यू हम लोग को λ इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लोग का आंसर यही आएगा, देख लेना। अच्छा, यहाँ पर सेंटीमीटर इनवर्स होता है करके कैसे पता चला मुझे इसका यूनिट, क्योंकि इसका डेफिनेशन होता है वेव नंबर न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। लेमडा को मेजर करते हैं सेंटीमीटर से फिलहाल यहाँ पर। तो ये जब सेंटीमीटर से मेजर करते हैं तो ये इसको ऊपर ले जाएंगे तो सेंटीमीटर इनवर्स ना हो जाएगा, इसलिए ऐसा है। तो यहाँ पर हम लोग को लेमडा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.5 सेंटीमीटर। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा 5/10 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर को ऊपर ले जाएंगे तो सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। 10 ऊपर चले जाएगा, 5 नीचे ही रहेगा, सेंटीमीटर इनवर्स। और जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो 5 1 दी 5, 5 2 दी 10, तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर इनवर्स। देखो आंसर सेम आया कि नहीं। जब हम लोग इसको प्रैक्टिकली बात कर रहे थे साइकिल के फॉर्म में और डिस्टेंस के फॉर्म में, तब भी हमारे पास 2 मिला था। और जब हम लोग वेव लेंथ के टर्म्स में बात किए हैं तब भी हम लोग को वेव नंबर कितना मिल रहा है, 2 सेंटीमीटर। तो ये होता है वेव नंबर। वेव नंबर अर्थात यूनिट लेंथ में जो नंबर ऑफ साइकिल होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेव नंबर कहते हैं। अब हम लोगों को पता है फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ के बीच का रिलेशन होता है न्यू इज इक्वल टू c/λ। तो यहाँ पर 1/λ को यहीं रखते हैं, c को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये न्यू अपॉन c इज इक्वल टू 1/λ हो जाता है। तो उसको यहाँ लिख दिया 1/λ इज इक्वल टू न्यू अपॉन c। अब यहाँ पर 1/λ को मैं रिप्लेस कर देता हूँ न्यू अपॉन c से,
तो ये मिल जाएगा। अब हम लोगों को न्यू का वैल्यू पता है, इक्वेशन नंबर 70 से ये कैलकुलेट कर चुके हैं। तो यहाँ पर मैं पुट कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा न्यू बार इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई के पावर 4 अपॉन एच क्यूब। और यहाँ पर सी नहीं है तो ये वाला सी आगे है, ये वाला सी यहाँ पर लिख दी है, और ब्रैकेट का वैल्यू वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पर ये वाला जो वैल्यू है ना, ये वाला वैल्यू 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई के पावर 4 अपॉन एच क्यूब सी, इसको बोला जाता है रीडबर्ग कांस्टेंट। इसको बोला जाता है रीडबर्ग कांस्टेंट, इसको आर से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर लिख भी दिया हूँ आर इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई के पावर 4 अपॉन एच का क्यूब सी लिख दिया हूँ। और ये सभी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट, एम भी कांस्टेंट, के भी कांस्टेंट, ई भी कांस्टेंट, एच भी कांस्टेंट, सी भी कांस्टेंट, सभी का वैल्यू यहाँ पर पुटअप करके जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, वैसे आप लोग को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, इसका वैल्यू डायरेक्ट याद रखना। और ज़्यादातर एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें इसका वैल्यू दिया रहता है, जब नहीं दिया रहता है तो आप लोग याद रखिएगा। जब हम लोग सभी वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं तो हम लोग को मिलता है 1.09 क्रॉस 10 के पावर 7 मीटर इनवर्स, ये मिलता है। और इसी को क्या कहा जाता है, रीडबर्ग कांस्टेंट कहा जाता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन मिला है इसको बोला जाता है वेव नंबर का एक्सप्रेशन। न्यू बार इज इक्वल टू आर ब्रैकेट में 1/n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर वेव नंबर का कॉन्सेप्ट भी देख लिए और रीडबर्ग कांस्टेंट का भी कॉन्सेप्ट देख लिए हैं। अब आगे बात करते हैं हम लोग, अब आगे बात करते हैं हाइड्रोजन एटम्स के स्पेक्ट्रल लाइन की, हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रल लाइन की। तो हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रल सीरीज है, ये स्पेक्ट्रल लाइन नहीं है, स्पेक्ट्रल सीरीज है। और यहाँ पर ये जो लाइन मिलता है इसको स्पेक्ट्रल लाइन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन लोगों ने हाइड्रोजन एटम्स का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके लिए अलग अलग डिफरेंट टाइप के एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशंस के लिए एक सीरीज को डिफाइंड किया था। उसी सीरीज को कहा जाता है स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। जैसे कि हम लोग कंसीडर कर लेते हैं ये न्यूक्लियस है, और ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, ये फोर्थ ऑर्बिट है। इसी प्रकार हम लोग को नंबर ऑफ ऑर्बिट्स मिलते जाता है। यहाँ पर n को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं, है ना, या इसी को हम लोग इंटीजर नंबर भी बोल सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट स्टेट है, ये जो फर्स्ट स्टेट है, ये सेकंड स्टेट है, ठीक है। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन सेकेंड स्टेट से फर्स्ट स्टेट में होता है। अच्छा, एक चीज बता दूं, यहाँ पर एक वर्ड यूज किया हूं मैं, ट्रांजिशन। ट्रांजिशंस का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन का हायर ऑर्डर से लोअर ऑर्डर में, या हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल स्टेट में ट्रांसफर होना, उसी को कहा जाता है ट्रांजिशन प्रोसेस। जैसे कि हम लोग कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, एक सेकंड में पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। जैसे कि हम लोग कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पर एक एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जब एनर्जी लॉस हो जाता है तो ये फिर से ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। हम लोग कंसिडर कर लेते हैं थर्ड एक्साइटेड स्टेट पर एक इलेक्ट्रॉन है, जब इसका एनर्जी लॉस हो जाता है तो फिर से ग्राउंड स्टेट में आता है। उसी प्रकार यहाँ से यहाँ आता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ आता है। तो यहाँ पर हमको क्या मिलता है, एक ट्रांजिशन लाइन मिलता है। इसी ट्रांजिशन लाइन को क्या कहा जाता है, स्पेक्ट्रल सीरीज कहा जाता है। तो याद रखना, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट में होता है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट में होता है, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट में होता है, या फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट में होता है, या सिक्स स्टेट से फर्स्ट में होता है, तो यहाँ पर एक सीरीज मिलता है। इसको हम लोग लाइमन सीरीज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, लाइमन सीरीज कहते हैं। और ये वाला जो स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज है, ये हम लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अल्ट्रा वायलेट रीजन में मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है, अल्ट्रा वायलेट। और इसको किसके द्वारा ऑब्जर्व किया गया था, तो लाइमन नाम का साइंटिस्ट थे, इनके द्वारा ऑब्जर्व किया गया था। ठीक है, इसी चीज को मैं यहाँ पर लिखा हुआ हूँ कि हाइड्रोजन एटम्स के लिए स्पेक्ट्रल सीरीज की अगर हम लोग बात करें तो टोटल जो है 5 टाइप के स्पेक्ट्रल सीरीज पॉसिबल हैं, जिसमें से फर्स्ट को बोला जाता है लाइमन सीरीज, सेकंड को बोला जाता है बामर सीरीज, थर्ड को बोला जाता है पास्टन सीरीज, फोर्थ को बोला जाता है ब्रैकेट सीरीज, और फिफ्थ नंबर का जो सीरीज होता है उसको बोला जाता है पीफंड सीरीज। तो यहाँ पर लाइमन सीरीज कब मिलता है हमको, यहाँ पर लाइमन सीरीज कब मिलता है, वी गेट दिस सीरीज सेटअप ऑफ
set of spectral line when the transition of electron from higher energy level, higher energy level मतलब n2 is equals to 2 3 4 5 6 7 into lower energy level, lower energy level मतलब n1 is equals to 1 in ultraviolet region of electromagnetic spectrum. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर में जो अल्ट्रावायलेट रीजन है यहाँ पर हम लोग को लाइमन सीरीज देखने को मिलता है. और ये लाइमन सीरीज कब देखने को मिलता है, जब 2 3 4 5 6 7 हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहाँ होता है, n इज इक्वल्स टू n1 इज इक्वल्स टू 1 लोअर एनर्जी स्टेट में होता है तब. ठीक है, तब यहाँ पर जो स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज मिलता है उसको हम लोग कहते हैं लाइमन सीरीज. ठीक है, और अगर हम लोग इस स्पेक्ट्रल सीरीज लाइन के लिए या इस स्पेक्ट्रल लाइन के लिए अगर हम लोग वेव नंबर की बात करें तो हम लोगों को पता है वेव नंबर क्या होता है, इतना होता है. तो यहाँ पर n1 की जगह पर क्या है, 1 है. ठीक है, और n2 की जगह पर 2 3 4 5 6 है, इसलिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं. तो याद रखना अगर आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाए लाइमन सीरीज के लिए वेव नंबर का फॉर्मूला क्या होगा, तो बोल देना वेव नंबर इज इक्वल्स टू r ब्रैकेट में 1/1 माइनस n2 का स्क्वायर होगा, ऐसा बोल देना. ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बामर सीरीज की. बामर सीरीज हमको कहाँ मिलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में विजिबल रीजन के अंतर्गत मिलता है. और ये हमको कब मिलता है, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन सेकेंड स्टेट में होता है, सेकेंड एनर्जी लेवल स्टेट में होता है. कहाँ से, थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से और सिक्स से. उसी चीज को यहाँ पर लिखे हैं कि बामर सीरीज हमको कब मिलता है, जब ट्रांजिशन होता है इलेक्ट्रॉन का कहाँ से, एक्साइटेड स्टेट से, मतलब थर्ड फोर्थ फिफ्थ से कहाँ होता है, n1 इज इक्वल टू 2 सेकेंड स्टेट में होता है. और ये सेकेंड स्टेट कहाँ पाया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के विजिबल रीजन में पाया जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर जो बामर सीरीज है इसके लिए वेव नंबर का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, वेव नंबर न्यू बार इज इक्वल्स टू r ब्रैकेट में 1/2 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर. यहाँ पर n1 की जगह पर क्या आ गया है, 2 आ गया है. इसी प्रकार अगर हम लोग पास्चन सीरीज की बात करें, इसी प्रकार हम लोग अगर पास्चन सीरीज की बात करें तो यहाँ पर पास्चन सीरीज कब मिलता है, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन 4 5 6 एक्साइटेड स्टेट से n1 इज इक्वल टू 3 एनर्जी लेवल स्टेट में ट्रांजिशन हो. ठीक है, और ये कब पॉसिबल होता है, इंफ्रारेड रीजन में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के इंफ्रारेड रीजन में पाया जाता है पास्चन सीरीज. और इसके लिए वेव नंबर को हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर. इसी प्रकार ब्रैकेट हमको कब मिलता है, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन 5 6 से कहाँ पर हो, फोर्थ पर हो. और इसके लिए वेव नंबर ये है. इसी प्रकार पी फंड सीरीज कहाँ मिलता है, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन 6 7 से कहाँ पर हो, 5 पर हो. और ये हम लोग को ये भी और ये तीनों ही हमको इंफ्रारेड रीजन में देखने को मिलता है. ठीक है, और अगर इसके लिए पी फंड के लिए अगर हम लोग वेव नंबर की बात करें तो यहाँ पर n1 का वैल्यू क्या होता है, 5 होता है, इसलिए यहाँ पर 5 स्क्वायर लिखा हुआ है, बाकी सब वही है. तो इन्हीं सभी चीज को यहाँ पर दिखाया गया है. ये है लाइमन सीरीज, ये है बामर सीरीज जो कि विजिबल रीजन में पाया जाता है, ये है पास्चन सीरीज जो कि इंफ्रारेड रीजन में पाया जाता है, ये है ब्रैकेट सीरीज जो कि इंफ्रारेड में पाया जाता है, ये है पी फंड सीरीज जो कि इंफ्रारेड में पाया जाता है. ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा. आप लोग के एग्जाम में ये पूछा जाता है कि लाइमन सीरीज हमको कब मिलता है, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होता है तब मिलता है. दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइमन सीरीज कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के कौन से रीजन में पाया जाता है, तो बोल देना अल्ट्रावायलेट रीजन में पाया जाता है. तो इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है. तो यहाँ पर जितना पॉइंट हम लोग डिस्कस किए हैं सारा पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. ब्रैकेट सीरीज जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के कौन से रीजन में पाया जाता है, ऐसा भी पूछ सकते हैं. या फिर आप लोग को पूछ सकते हैं कि ये सीरीज हमको कब मिलता है, तो बता देना जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होता है, जब 5 6 से कहाँ पर होता है, 5 6 से ब्रैकेट में 5 6 से फोर्थ नंबर के स्टेट में होता है, तब हम लोग को ब्रैकेट सीरीज मिलता है. तो ऐसे आप लोगों को ये सारा चीज़ याद रखना है. और किसी किसी बुक में यहाँ पर ये जो डायग्राम है इसी डायग्राम को ऐसे भी बनाया रहता है, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, वो यही डायग्राम है. जैसे कि हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ये हमारे पास एक एक्साइटेड ये एक ग्राउंड स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट है, इसको हम लोग n1 कंसिडर कर लेते हैं.
ठीक है, एन वन नहीं, एन इज इक्वल्स टू वन। इसी प्रकार ये एक्साइटेड स्टेट है, इसी प्रकार ये एक्साइटेड स्टेट है, ऐसे मिलते जाएगा, ऐसे मिलते जाएगा। एन इज इक्वल्स टू वन, इज इक्वल टू टू, एन इज इक्वल टू थ्री, एन इज इक्वल्स टू फोर, एन इज इक्वल्स टू फाइव, एन इज इक्वल्स टू सिक्स, ऐसे हम लोग को मिलते जाता है। तो यहाँ पर हम लोग को लाइमन सीरीज मिलता है कब, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होता है, जब 2 से 1 में होता है, 3 से 1 में होता है, 4 से 1 में होता है, 5 से 1 में होता है, और 6 से 1 में होता है। तो यहाँ पर ये जो स्पेक्ट्रल सीरीज मिल रहा है, इसी को क्या कहा जाता है, लाइमन सीरीज। और ये कहाँ पर मिलता है, अल्ट्रावायलेट रीजन। किसी किसी बुक में ऐसे भी बना रहता है। इसी प्रकार मैं नेक्स्ट बात करता हूँ, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन जो है थर्ड से सेकेंड में होता है, फोर्थ से सेकेंड में होता है, फिफ्थ से सेकेंड में होता है, और सिक्स से सेकेंड में होता है, तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिलता है, बामर सीरीज मिलता है। और ये कौन से रीजन में मिलता है, तो मैं बता चुका हूँ आप लोग को। बामर सीरीज जो है कौन से रीजन में मिलता है, विजिबल रीजन में मिलता है। तो यहाँ पर लिख देना, विजिबल रीजन में मिलता है। इसी प्रकार नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, बामर सीरीज के बाद क्या आता है जी, पास्चन सीरीज आता है, ब्रैकेट सीरीज आता है, पीफन सीरीज आता है। तो इन सीरीज के लिए भी आप लोग ऐसी डायग्राम देख लीजिएगा, जैसे कि फोर्थ से ट्रांजिशन थर्ड में होता है, फिफ्थ से ट्रांजिशन थर्ड में होता है, सिक्स से भी होता है। तो इसी प्रकार का हम लोग को क्या मिलता है, सीरीज मिलता है यहाँ पर। तो ये हम लोग को पास्चन सीरीज मिल जाता है, ब्रैकेट सीरीज मिल जाता है, और ये पीफन सीरीज मिल जाता है। तो किसी किसी बुक में ऐसा डायग्राम बना रहता है इसके जगह पर, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट वही है, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम के बारे में। एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन जैसा ही कुछ एटम्स होता है, उन सभी के लिए एनर्जी लेवल के बारे में एनर्जी लेवल डायग्राम के बारे में बात करेंगे। और इसी टाइप का जो डायग्राम होता है, इसी टाइप का जो डायग्राम होता है, इस टाइप का, इसी को एनर्जी लेवल डायग्राम कहते हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी हाइड्रोजन एटम के लिए है, हम लोग निकाल रखे हैं। जो ई एन का वैल्यू है कितना होता है, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर होता है। ये हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर अगर मैं पहले ही बता चुका हूँ, एन यहाँ पर इंटीजर नंबर है, या इसी को हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पर एन का वैल्यू यदि 1 होता है, तो यहाँ पर ऑर्बिट कौन सा होता है, फर्स्ट ऑर्बिट होता है। और एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट अभी ये n इज इक्वल टू 1 है, तो ये ग्राउंड स्टेट पर होगा। और अगर हम लोग ग्राउंड स्टेट पर हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन्स की अगर एनर्जी की बात करें, तो वो कितना होगा, E1 इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। इसी प्रकार ये हाइड्रोजन एटम के लिए है, तो यहाँ पर Z इज इक्वल टू 1 ही होगा, ये इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। इस यहाँ पर Z इज इक्वल टू 1 होगा। और n का वैल्यू जो है यहाँ पर चेंज होगा, 1 2 3 4 5, ये डिपेंड करेगा कौन सी स्टेट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम लोग ग्राउंड स्टेट की बात करेंगे, अर्थात फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है, E1 इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसी प्रकार अगर हम लोग फर्स्ट स्टेट की बात करें, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करें, अर्थात सेकेंड ऑर्बिट की बात करें, n इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और 13.6 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा E2 इज इक्वल टू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल जाएगा। मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप लोग कर करके देख लीजिएगा, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हूँ। इसी प्रकार अगर हम लोग थर्ड ऑर्बिट की बात करें, थर्ड ऑर्बिट मतलब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, अर्थात n इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 3 दी 9, और जब 13.6 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को मिल जाता है E3 इज इक्वल टू 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल जाता है। इसी प्रकार अगर मैं फोर्थ ऑर्बिट की बात करूं, फोर्थ ऑर्बिट अर्थात थर्ड एक्साइटेड स्टेट, अर्थात n इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पर n की जगह पर क्या पुट करेंगे, 4, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और 13.6 को जब 16 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को मिल जाता है E4 इज इक्वल टू -0.85। इसी प्रकार n इज इक्वल टू जब हम लोग इनफाइनाइट पुट करते हैं, तो ये इनफाइनाइट ऑर्बिट के लिए या इनफाइनाइट एक्साइटेड स्टेट के लिए हम लोग को कितना मिलता है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलता है। अर्थात यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, एनर्जी क्या मिल रहा है, डिफरेंट मिल रहा है। और यदि हम लोग यहाँ पर एनर्जी का कंपेयर करें, तो यहाँ पर ये जो E1 है और E2 है, इनके बीच एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। और अगर इन दोनों के बीच डिफरेंस देखें तो इससे थोड़ा कम है। उसके बाद इन दोनों एनर्जी स्टेट के बीच का डिफरेंस देखें तो ये बहुत कम है। और धीरे धीरे करके ये एनर्जी का जो डिफरेंस है क्या होते जाता है, डिक्रीज होते जाता है।
अब चलिए इन सभी को हम लोग एनर्जी लेवल डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये है अभी जो हम लोग एनर्जी कैलकुलेट कर रहे थे उसी का इसको एनर्जी लेवल डायग्राम कहा जाता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड इट्स वेरियस स्पेक्ट्रल सीरीज। जो हम लोग हाइड्रोजन एटम्स के लिए स्पेक्ट्रल सीरीज देखे थे, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन सीरीज और ब्राकेट सीरीज और पीफंड सीरीज, तो इसी सीरीज का क्या है, ये एनर्जी लेवल डायग्राम है। और यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट कर चुके थे n इज इक्वल्स टू 1 के लिए E1 माइनस 13.6। इसी प्रकार n इज इक्वल्स टू 2 के लिए हम लोग को मिला था E2 इज इक्वल्स टू माइनस 3.4 और n3 के लिए हम लोगों को मिला था E3 इज इक्वल्स टू माइनस 1.5। इसी प्रकार n इज इक्वल्स टू 4 क्वांटम नंबर्स के लिए हम लोग E4 इज इक्वल्स टू माइनस 0.85 निकाल सकते हैं। इसी प्रकार n इज इक्वल्स टू 5 के लिए माइनस 0.54। इसी प्रकार आगे भी हम लोग निकाल सकते हैं E6 माइनस 0.38, E7 के लिए माइनस 0.28। इसी प्रकार n इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट के लिए हम लोग को मिल जाता है E इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो डिफरेंट टाइप के जो क्वांटम नंबर है इसके लिए जो एनर्जी का डिफरेंस है, जैसे कि ये फर्स्ट ऑर्बिट है या फिर फर्स्ट क्वांटम नंबर है, ये सेकंड क्वांटम नंबर है, इन दोनों के बीच अगर एनर्जी का डिफरेंस देखें तो एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। ये माइनस 13.6 है और ये माइनस 3.4 है, तो दोनों के बीच एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है। इसीलिए इस स्टेट और इस स्टेट के बीच इतना गैप हम लोग को देखने को मिल रहा है। आप लोग देख सकते हैं ये वाला स्टेट और ये वाला एनर्जी स्टेट, दोनों के बीच कितना डिफरेंस है। उसी प्रकार अगर हम लोग N2 और N3 के बीच की बात करें तो यहाँ पर इस वाला स्टेट और ये वाला स्टेट, दोनों स्टेट के बीच इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम गैप है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस थोड़ा कम है। यहाँ पर एनर्जी कितना है, माइनस 3.4 है और यहाँ पर कितना माइनस 1.5 है। तो इन दोनों में अगर डिफरेंस निकालें तो बहुत कम डिफरेंस है। इसी प्रकार ये एनर्जी डिफरेंस जो है धीरे धीरे जैसे जैसे क्वांटम नंबर बढ़ते जाता है, एनर्जी लेवल बढ़ते जाता है, तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो डिक्रीज होते जाता है। जैसे कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस थोड़ा कम है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस और थोड़ा कम है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है और कम है। इसी प्रकार ये गैप जो है क्या होते जाता है, डिक्रीज होते जाता है धीरे धीरे। ठीक है। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वांटम्स नंबर के लिए हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी मिलता है और उनके बीच का डिफरेंस भी धीरे धीरे करके डिक्रीज होते जाता है। तो इसी को कहा जाता है एनर्जी क्वांटाइजेशंस। इसी को क्या कहा जाता है, एनर्जी क्वांटाइजेशंस कहा जाता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है हेयर इलेक्ट्रॉन हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ एनर्जी वाइल रिवॉल्विंग इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स के लिए जहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, वो एक एनर्जी का डिफाइनाइट वैल्यू रखते हैं। डिफाइनाइट का मतलब है एक फिक्स एनर्जी रखते हैं। जैसे कि इस स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उसकी एनर्जी इतनी होती है, इस स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उसकी एनर्जी इतनी होती है। तो इसी को यहाँ पर बोला गया है इलेक्ट्रॉन हैव डिफाइनाइट वैल्यू ऑफ एनर्जी, और वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी का वैल्यू रखते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी क्वांटाइजेशंस कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी क्वांटाइजेशंस कहते हैं। और ये लाइमन सीरीज क्या होता है, बामर सीरीज क्या होता है, इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशंस कहाँ होता है, N1 में होता है ट्रांजिशन। कहाँ से होता है, तो हायर स्टेट से होता है। जैसे कि N2 से N3 से N4 से N5 से N6 N7, यहाँ से एनर्जी का जब ट्रांजिशन कहाँ होता है, N1 में होता है, तो वहाँ पर एक सीरीज मिलता है, उस सीरीज को कहा जाता है लाइमन सीरीज। इसी प्रकार बामन सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, ये सब हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा, एक चीज़ और याद रखिएगा, हम लोग को पता है थर्ड पॉस्टुलेट्स बोर का, यहाँ पर जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो 1 फोटोन एनर्जी के इक्वल होता है। और हम लोग को पता है फ्रीक्वेंसी का रिलेशन सी अपॉन लेमडा होता है। तो इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा एच सी अपॉन लेमडा। अब यहाँ से E2 माइनस E1 को हम लोग लिख सकते हैं एनर्जी डिफरेंस डेल E। तो यहाँ पर ये जो एनर्जी है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेमडा के। तो इससे हमको क्या समझ में आता है, जिसकी एनर्जी, जिस रेडिएशंस की एनर्जी मैक्सिमम होगी या ज़्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम होगी, और जिस रेडिएशंस की एनर्जी कम होगी उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। इसी चीज़ को मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, ध्यान दीजिएगा। एनर्जी मिनिमम
कब होगा, जब वेवलेंथ मैक्सिमम सॉरी मिनिमम वेवलेंथ मैक्सिमम होगी और एनर्जी का वैल्यू मैक्सिमम होगा जब वेवलेंथ का वैल्यू क्या होगा, मिनिमम होगा। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये जो एनर्जी स्टेट है, जैसे कि इसको बोला जाता है ग्राउंड स्टेट एनर्जी, यहाँ पर लिखा भी है। यहाँ पर E1 का वैल्यू हमारे पास क्या है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। किसके लिए है ये, n इज इक्वल्स टू 1 के लिए। इसको क्या कहा जाता है, लोवेस्ट एनर्जी कहा जाता है, या इसी को ग्राउंड स्टेट एनर्जी भी कहा जाता है। और बाकी यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं E2 E3 E4 E2 E3 E4 कहाँ तक, इन्फानाइट तक, ये सभी क्या है, एनर्जी है। कौन सी स्टेट में है ये सभी एक्साइटेड स्टेट है। n इज इक्वल टू 2 को, इसको हम लोग फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे, इसको सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे। और यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ग्राउंड स्टेट बोलेंगे। और स्टार्टिंग में मैं जो बताया था इन स्टेट्स के बीच इतना गैप क्यों है, इस गैप का कारण मैं बता चुका हूँ, फिर भी यहाँ पर नोट करके मैं लिख दिया हूँ, ध्यान दीजिएगा। गैप बिटवीन एनर्जी स्टेट इज डिक्रीजिंग अकॉर्डिंग टू एनर्जी डिफरेंस इज डिक्रीजेस। यहाँ पर ये जो एनर्जी स्टेट के बीच का जो डिफरेंस है धीरे धीरे करके डिक्रीज होता है, क्योंकि जब हम लोग नीचे से ऊपर जाते हैं या ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट की तरफ बढ़ते हैं, तो एनर्जी के बीच का डिफरेंस क्या होते जाता है, डिक्रीज होते जाता है। तो आई होप ये सारा चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर ये जो फोटोन एनर्जी रिलीज हो रही है, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, ये सारा चीज़ ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर में कौन से रीजन में लाइमन सीरीज पाया जाता है, कौन से रीजन में हम लोग को बामर सीरीज मिलता है, ये सारा चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप ये एनर्जी लेवल डायग्राम भी अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट बताया हूँ, ये कॉन्सेप्ट कहाँ पर यूज़ होता है, एक बार और डिफाइन कर देता हूँ। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो हम लोग लाइमन सीरीज पढ़े थे, तो इसके लिए जो फॉर्मूला पढ़े थे वहाँ पर यूज़ होता है। हम लोग क्या फार्मूला पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे न्यू बार इज इक्वल्स टू आर, और यहाँ पर पढ़े थे 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशंस कहाँ से कहाँ होता है, जैसे कि यहाँ पर n1 में हो रहा है ट्रांजिशन, और कहाँ से होता है, जैसे कि 2 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, 7 से हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, 7 से। तो यहाँ पर वेवलेंथ का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, लाइमन सीरीज के अंदर में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होगा कि वेवलेंथ हमको मैक्सिमम मिले, तो एनर्जी हमको मिनिमम मिलता है। या फिर इसी को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, जब एनर्जी मिनिमम मिलता है उसका मतलब होता है वेवलेंथ वहाँ पर मैक्सिमम होगा। उसी प्रकार जब एनर्जी मैक्सिमम होगा तो वहाँ पर वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, मिनिमम। या फिर जहाँ पर वेवलेंथ मिनिमम होती है वहाँ पर एनर्जी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पर जब भी आप लोगों को पूछा जाए एनर्जी इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन से ट्रांजिशंस के लिए वेवलेंथ मैक्सिमम होगी, तो आप लोगों को एनर्जी के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, फिर बताना है। जैसे कि मैं लाइमन सीरीज़ के लिए एक बार बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे कि हम लोगों को पता है लाइमन सीरीज़ के लिए हम लोग जानते हैं न्यू बार इज इक्वल्स टू आर, और यहाँ पर n1 का 1/n स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोगों को पता है कि वेव नंबर के लिए हम लोग निकाल चुके हैं। अब लाइमन सीरीज़ में एनर्जी हाई किसके लिए होता है, जब एनर्जी का ट्रांजिशंस कहाँ से कहाँ होता है, n इज इक्वल्स टू 7 से n इज इक्वल्स टू 1 में होता है। तो यहाँ पर एनर्जी क्या होता है, हाई होता है। एनर्जी क्यों हाई होता है, क्योंकि हम लोगों को पता है E1 क्या है, लोवेस्ट एनर्जी है, E2 E3 E5 E7 ये सभी क्या है, एक्साइटेड स्टेट है। तो यहाँ पर एनर्जी का वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम होता है, कहाँ पर, n इज इक्वल टू 7, मतलब यहाँ पर, मतलब E7 का जो एनर्जी है -0.28, ये ग्रेटर देन है -13.6 से। अब कुछ लोग जो है इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो बड़ा दिख रहा है फिर ये बड़ा क्यों है। तो भाई आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, ये ज़ीरो होता है, राइट साइड जो वैल्यू होता है वो पॉजिटिव होता है, राइट साइड स्केल में जो वैल्यू होता है वो पॉजिटिव नंबर होता है, +1 +2। तो ये सभी नंबर्स क्या होते हैं, ग्रेटर देन होते हैं, ये सभी नंबर क्या होते हैं, ग्रेटर देन होते हैं। और इधर क्या होता है, -1 -2 -3 -3 होता है। तो ये सभी नंबर्स क्या होते हैं, -3 जो है छोटा होता है -2 से, -2 जो है -1 से छोटा होता है। तो जब हम लोग राइट साइड जाते हैं तो नंबर का वैल्यू क्या होता है, बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर E7 और E1 में अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो E1 क्या होगा, लोवेस्ट होगा, और ये E7 क्या होगा, हाईएस्ट एनर्जी होगा, ये एक्साइटेड एनर्जी होगा। तो यहाँ पर जैसे कि मैं बता चुका हूँ
एनर्जी मैक्सिमम होगा तो वहाँ पर वेवलेंथ क्या होगा, मिनिमम होगा। तो आप लोग यहाँ पर लाइमन सीरीज के लिए बोलिएगा, अगर आप लोगों को पूछा जाएगा एग्जाम में कि लाइमन सीरीज के लिए वेवलेंथ मैक्सिमम मिनिमम कब होगा, तो बताना जब एनर्जी का ट्रांजिशंस कहाँ से कहाँ हो, एनर्जी का ट्रांजिशन n इज इक्वल्स टू 7 या फिर n इज इक्वल्स टू इन्फानाइट, n इज इक्वल्स टू इन्फानाइट से लेकर कहाँ पर हो एनर्जी का ट्रांजिशन, n इज इक्वल्स टू 1 में हो, तब इस सिचुएशंस में हम लोगों को क्या मिलेगा, वेवलेंथ जो है मिनिमम मिलेगा। अब यहाँ पर वेवलेंथ मिनिमम क्यों मिलेगा, क्योंकि हाईएस्ट एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशंस कहाँ हो रहा है, लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में हो रहा है इसलिए। और यदि आप लोगों को मैक्सिमम वेवलेंथ पूछा जाए लाइमन सीरीज के अंदर में, तो मैक्सिमम के लिए आप लोग क्या बोलेंगे, तो बोल देना वेवलेंथ मैक्सिमम होगा जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशंस कहाँ से कहाँ हो। अब यहाँ पर लाइमन सीरीज के लिए लोएस्ट एनर्जी क्या होता है, अगर E1 का कंपैरिजन मैं यहाँ से करूँ, सेकेंड स्टेज से करूँ, क्योंकि इनफाइनाइट के बाद सेकेंड लोवेस्ट एनर्जी क्या होगा, n इज इक्वल्स टू 2 के लिए होगा, E2 के लिए होगा। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन जब n इज इक्वल्स टू 2 से n इज इक्वल्स टू 1 में होता है, तो यहाँ की एनर्जी सबसे कम होगी। अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 इन सब में इनफाइनाइट और 2 का कंपैरिजन करूँ, तो यहाँ पर इनफाइनाइट का एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा यहाँ जब ट्रांजिशन होगा, और सबसे कम कहाँ पर होगा, E2 पर होगा, जब E2 से E1 में ट्रांजिशन होगा इलेक्ट्रॉन का। तो याद रखना लेमडा का वैल्यू मैक्सिमम होगा लाइमन सीरीज के लिए जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन n इज इक्वल्स टू 2 से कहाँ पर हो, n इज इक्वल्स टू 1 में हो। तो इसके लिए हम लोगों को क्या मिलेगा, वेवलेंथ मैक्सिमम। क्यों, क्योंकि n इज इक्वल्स टू 2 के लिए एनर्जी जो है क्या होता है, लोवेस्ट होता है इनफाइनाइट के कंपेरिजन में। और अगर इनफाइनाइट के कंपैरिजन में हम लोग देखें तो सबसे कम एनर्जी कहाँ पर होती है, E1 पर होती है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार हम लोग बामर सीरीज के लिए बता सकते हैं, बामर सीरीज के लिए इनमें से कौन से ट्रांजिशंस में वेवलेंथ मिनिमम होगी, वेवलेंथ मिनिमम होगी। तो यहाँ पर फिर से हम लोग को हाईएस्ट एनर्जी निकालनी है। तो हाईएस्ट एनर्जी इस वाले ट्रांजिशन लाइन को देखो, तो ये यहाँ से ट्रांजिशन हो रहा है E7 से हो रहा है। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 7 से किस में ट्रांजिशन होना चाहिए, 2 में। तो यहाँ पर एनर्जी मैक्सिमम मिल रही है, तो यहाँ पर वेवलेंथ हम लोग को क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। ठीक है। इसी प्रकार अगर हम लोग को मैक्सिमम वेवलेंथ पूछे बामर सीरीज के लिए, तो मैक्सिमम वेवलेंथ पूछे बामर सीरीज के लिए तब क्या आएगा, तो यहाँ पर इन सभी स्पेक्ट्रल्स लाइन में सबसे कम एनर्जी किसका होगा, इस वाले का। और ये ट्रांजिशंस क्या है, E3 से E2 में, अर्थात n इज इक्वल्स टू 3 से n इज इक्वल्स टू 3 से कहाँ हो ट्रांजिशन, n इज इक्वल्स टू 2 में हो, n इज इक्वल्स टू 2 में हो। तब यहाँ पर हम लोग को क्या मिलेगा, वेवलेंथ मैक्सिमम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी है हम लोग को मिनिमम मिलेगा और यहाँ पर एनर्जी जो है मैक्सिमम मिलेगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशंस कहाँ हो रहा है, मैक्सिमम जहाँ पर एनर्जी का वैल्यू मैक्सिमम है वहाँ से इस स्टेट में हो रहा है, और यहाँ से यहाँ होगा तो मैक्सिमम। इसी प्रकार पास्चन सीरीज ब्रैकेट सीरीज के लिए भी आप लोग मैक्सिमम एनर्जी मिनिमम एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगा के मैक्सिमम वेवलेंथ और मिनिमम वेवलेंथ आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है। और यहाँ पर इसका कैलकुलेशंस कैसे होगा, तो आर का वैल्यू, चूंकि हम लोगों को पता है वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर होता है 1/λ। तो यहाँ पर ये लेमडा का वैल्यू कैसे निकलेगा, ये लेमडा का वैल्यू इस फॉर्मूले से निकलेगा। इसके जगह पर इस वैल्यू को रखना है, और यहाँ पर आर का वैल्यू हम लोगों को पता है रीडबर्ग कांस्टेंट क्या होता है। और यहाँ पर n1 के जगह पर क्या रखोगे, ये तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर n2 के जगह पर क्या रखोगे, एक बार इनफाइनाइट रखना है और एक बार 2 रखना है। जब आप लोगों को यहाँ पर मिनिमम वेवलेंथ निकालना रहेगा तो n2 के जगह पर हम लोग को क्या रखना है, इनफाइनाइट रखना है, और n1 के जगह पर 1। तब यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग को जो वेवलेंथ मिलेगी वही मिनिमम वेवलेंथ होगी लाइमन सीरीज के लिए। और इसी फॉर्मूले से अगर हम लोग को मैक्सिमम वेवलेंथ निकालनी है तो n1 के जगह पर यहाँ पर हम लोग क्या पुट करेंगे, 2, और n2 के जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे, सॉरी यहाँ पर n1 के जगह पर हम लोग 1 पुट करेंगे और n2 के जगह पर क्या पुट करेंगे, 2। तो यहाँ पर जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे
तो उसके बाद जो आंसर आएगा, जो वेवलेंथ का आंसर आएगा, वही यहाँ पर मैक्सिमम वेवलेंथ होगी। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, यहाँ पर आप लोगों को जो लेमडा का वैल्यू मिलेगा, यहाँ पर जो लेमडा का वैल्यू मिलेगा वो आप लोगों को पॉजिटिव में कंसीडर करना है। हालांकि आप लोग यहाँ पर जो सॉल्व करोगे तो कभी कभी निगेटिव में आ सकता है, तो समझ जाना वहाँ पर आप लोग यहाँ पर मिस्टेक किए हैं। नेगेटिव पॉजिटिव का मिस्टेक होगा, अर्थात n1 के जगह पर n2 सब्स्टिट्यूट कर दोगे, n2 की जगह पर n1, तब वहाँ पर नेगेटिव आ सकता है। बाय द वे इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आता है। वैसे भी लेंथ के वैल्यू को या डिस्टेंस के वैल्यू को हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही लिया जाता है। तो यदि यहाँ पर वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के बाद आप लोग से नेगेटिव वैल्यू आ भी जाता है तो उसको आप लोगों को पॉजिटिव कंसिडर करके ही चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर बोर एटॉमिक मॉडल जो है पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अब हम लोग बात करेंगे बोर एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक के बारे में, कि ऐसा क्या चीज़ है जिसको ये डिफाइन नहीं कर पाए। तो फर्स्ट ड्रॉबैक है इसका, इट इज़ वैलिड ओनली वन इलेक्ट्रॉन एटम। ये जो एटॉमिक मॉडल है बोर्स का, ये केवल उन्हीं एटम्स के लिए एप्लीकेबल है जिसके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे कि हाइड्रोजन, जैसे कि हीलियम प्लस। हीलियम प्लस मतलब वैसे हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है और यहाँ पर प्लस है, इसका मतलब ये दाता है। यदि ये एक इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देगा तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए एप्लीकेबल है बोर्स मॉडल। इसी प्रकार लिथियम प्लस 2, लिथियम प्लस 2 मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन अपना किसी और को दे देगा, और लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन होता है, और 3 में से 2 दे देगा तो कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, 1। इसी प्रकार सोडियम प्लस 10 है। तो इस प्रकार के सिंगल एटम के लिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए बोर एटॉमिक मॉडल जो एप्लीकेबल है। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है, मतलब इससे हम लोग किसी दूसरे एटम्स को डिफाइन नहीं कर सकेंगे जिसके पास एक से अधिक इलेक्ट्रॉन हो। अगर सेकेंड ड्रॉबैक की बात करें तो वो क्या है, ऑर्बिट्स वर टेकन एज अ सर्कुलर बट अकॉर्डिंग टू सोमरफील्ड दिस आर द इलिप्टिकल। बोर्स एटॉमिक मॉडल में इन्होंने क्या कंसीडर किया था, न्यूक्लियस के चारों ओर जो ऑर्बिट होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ये कैसा होता है, सर्कुलर होता है, ऐसा बोला था। जबकि सोमरफील्ड ने इसको प्रूफ करके बताया था कि ये जो ऑर्बिट है इसका जो शेप है वो कैसा होता है, इलिप्टिकल होता है। ठीक है, जिस प्रकार केपलर्स ने बताया था कि सन के चारों ओर जो अर्थ है या प्लेनेट है रिवॉल्व करते हैं वो इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, उसी प्रकार जो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है वो कौन से ऑर्बिट में घूमता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में, सोमरफेल्ड के अकॉर्डिंग। थर्ड ड्रॉबैक की बात करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइट कुड नॉट एक्सप्लेन। जो स्पेक्ट्रल लाइन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, स्पेक्ट्रल लाइन, इसकी इंटेंसिटी के बारे में कुछ नहीं बोल पाए। नेक्स्ट है, न्यूक्लियस वॉज टेकन एज अ स्टेशनरी बट इट इज आल्सो रोटेट ऑन इट्स ऑन एक्सिस। बोर एटॉमिक मॉडल में इन्होंने न्यूक्लियस की रोटेशंस के बारे में कुछ नहीं बता पाया। इन्होंने ये जो न्यूक्लियस है इसको उन्होंने स्टेबल कंसिडर किया गया था, स्टेबल कंसिडर किए थे या स्टेशनरी स्टेट में कंसिडर किए थे, जबकि बाद में एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि न्यूक्लियस भी अपने ही एक्सिस पर रोटेट करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, इट कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड द फाइन फीचर वेव नेचर फ्रीक्वेंसी इन स्पेक्ट्रम लाइन। जो हम लोग स्पेक्ट्रल लाइन के बारे में बात कर रहे थे, जो ट्रांजिशन लाइन हम लोग को मिल रहा था एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता था, तो वहाँ पर जो स्पेक्ट्रल लाइन मिलता था, इस स्पेक्ट्रल लाइन के ना तो फ्रिक्वेंसी के बारे में कुछ बात कर पाया, ना तो इसके वेव नेचर के बारे में, और ना ही इसके फाइन फीचर के बारे में कुछ एक्सप्लेन कर पाया। कौन, बोर एटॉमिक मॉडल। नेक्स्ट बात करते हैं, दिस डज नॉट एक्सप्लेन द जीमन इफेक्ट। तो यहाँ पर एक और इफेक्ट आ गया है जिसको हम लोग बोलते हैं जीमन इफेक्ट। तो जीमन इफेक्ट क्या होता है, तो याद रखना, जो हम लोग को स्पेक्ट्रल लाइन मिल रहा था ना, लाइमन सीरीज, बाउमन सीरीज, जो भी मिल रहा था, जैसे कि मैं कंसिडर कर लेता हूँ ये एक स्पेक्ट्रल लाइन है, ये क्या है, स्पेक्ट्रल लाइन है। तो जैसे ही हम लोग इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, जैसे हम लोग इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, तो ये सभी क्या हो जाते हैं, आपस में स्प्लिट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, आपस में ऐसे स्प्लिट हो जाते हैं। तो ये जो स्प्लिटिंग का प्रोसेस है, तो जिस इफेक्ट की वजह से ये स्प्लिट होते हैं उसी इफेक्ट को क्या कहा जाता है, जीमन इफेक्ट। इस प्रकार का जो एक्सपेरिमेंट है किसने किया था, जीमन नाम के साइंटिस्ट ने किया था। तो जीमन इफेक्ट के बारे में कुछ नहीं बोल पाया बोर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, और स्टार्क इफेक्ट के बारे में भी कुछ नहीं बोल पाया। यहाँ पर हम लोग क्या अप्लाई किए थे,
मैग्नेटिक फील्ड। इसी प्रकार यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर सकता हूँ, इसको पॉजिटिव कंसिडर कर लेता हूँ, इसको निगेटिव कंसिडर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ये क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ये क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में ये इसका स्प्लिटिंग ज़्यादा नंबर में होता है, अर्थात ये 1 हो, ये 2 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में इसका स्प्लिटिंग जो है कम होता है, लेकिन होता ज़रूर है। तो इस स्प्लिटिंग अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड में स्पेक्ट्रल लाइन का जो स्प्लिटिंग है, इसके बारे में स्टार्क नाम के साइंटिस्ट ने स्टडी किया था या एक्सप्लेन किया था। और मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू स्पेक्ट्रल लाइन का जो स्प्लिटिंग है, इसके बारे में जीमन इफेक्ट में पढ़ने को मिलता है। तो बोर एटॉमिक मॉडल जो है ना तो जीमन इफेक्ट के बारे में कुछ बोल पाए, ना ही स्टार्क इफेक्ट के बारे में कुछ बोल पाए। नेक्स्ट बात करते हैं, दिस डज नॉट एक्सप्लेन द डबलेट इन द स्पेक्ट्रम ऑफ सम ऑफ एटम लाइक सोडियम। कुछ एटम्स ऐसे होते हैं, कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जिसके स्पेक्ट्रम में क्या पाया जाता है, डबलेट पाया जाता है। अर्थात एक ही एटम्स का जो स्पेक्ट्रम है वो 2 टाइप्स के वेवलेंथ रखते हैं। जैसे कि सोडियम, सोडियम एक डबलेट स्पेक्ट्रम शो करता है। डबलेट स्पेक्ट्रम बोलने का मतलब ये है, अगर जिस प्रकार हम लोग हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रल लाइन यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे थे, इसी प्रकार अगर हम लोग सोडियम का स्पेक्ट्रल लाइन देखें तो इसमें ये डबलेट स्ट्रक्चर शो करता है। अर्थात एक ही स्पेक्ट्रम का स्पेक्ट्रल लाइन का 2 वेवलेंथ होता है। जैसे कि यहाँ पर 2 वेवलेंथ कितना होता है, सोडियम का 5819 और 5896 एंगस्ट्रॉम, ऐसा कुछ होता है। तो इसके बारे में भी कुछ नहीं बोल पाए बोर एटॉमिक मॉडल में नील्स बोर ने। तो ये सभी क्या है, इनकी कमियां थी, ये सभी चीज क्या है, ये सभी पॉइंट ड्रॉबैक है बोर एटॉमिक मॉडल का। ठीक है, तो यहाँ पर ये टॉपिक भी पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अब इसके बाद अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इस चैप्टर का 5th नंबर का टॉपिक, जिसका नाम है बोर क्वांटाइजेशंस कंडीशन, या इसी को कहा जाता है डी ब्रॉगली एक्सप्लेनेशंस ऑफ बोर्स सेकेंड पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटाइजेशन। ठीक है, तो इस टॉपिक में क्या होता है, हियर वी विल प्रूव सेकेंड पोस्टुलेट्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल यूजिंग डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो बोर्स का सेकेंड पोस्टुलेट्स हम लोग पढ़े थे ना, सेकेंड पोस्टुलेट्स क्या था, L इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। इसको हम लोग प्रूफ करेंगे किसके द्वारा, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस कॉन्सेप्ट का यूज करके। Since we know that according to de Broglie wave is associated with every particle, macro और micro is called matter wave। चूंकि हम लोगों को पता है, डी ब्रॉगली ने ऑलरेडी डिफाइन कर चुके थे कि मैटर वेव क्या होता है, कि किसी भी पार्टिकल, चाहे वो माइक्रो हो या माइक्रो पार्टिकल्स हो, सभी पार्टिकल्स के पास क्या होता है, एक वेव एसोसिएटेड होता है। De Broglie said that for electron in nth orbit must have associated wave and their wavelength can be defined as the circumference of orbit is equals to n lambda। अब डी ब्रॉगली ने क्या बोल दिया, जो इलेक्ट्रॉन होता है जो कि nth ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, तो उसके साथ भी एक वेव एसोसिएटेड होता है। और उस इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, जैसे कि ये मेरे पास कितने ऑर्बिट है, nth ऑर्बिट है, तो nth ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है ये क्या है, nth ऑर्बिट है, n इज इक्वल टू nth, ये n इज इक्वल टू 1। तो इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो जब ये मूव करता है तो इस इलेक्ट्रॉन के साथ भी एक वेव एसोसिएटेड होता है, एक वेव क्या होता है, एसोसिएटेड होता है। तो इस वेव की वेवलेंथ को उन्होंने क्या डिफाइन किया, सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट। ये जिस ऑर्बिट में मूव कर रहा है, इसकी जो परिधि होती है या सर्क्यूमफ्रेंस होती है, वो कितने के इक्वल होता है, n लैम्डा। और इसका सर्क्यूमफ्रेंस कितना होगा, अगर इसका रेडियस हम लोग r कंसिडर कर ले, स्मॉल r, तो इसका सर्क्यूमफ्रेंस कितना होगा, 2 पाई r। और ये कितने के इक्वल होगा, nth ऑर्बिट में है तो n, और इसके वजह से जो वेव प्रोड्यूस हो रहा है इसकी वेवलेंथ कितना है, लैम्डा। तो डायरेक्ट डी ब्रॉगली ने क्या बोल दिया, डायरेक्ट डी ब्रॉगली ने बोले कि nth ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है जिसके साथ वेव प्रोड्यूस हो रहा है या वेव एसोसिएटेड है, उसका वेवलेंथ n लैम्डा है, और उसका सर्क्यूमफ्रेंस कितना है ऑर्बिट का, 2 पाई r। तो उन्होंने बोल दिया 2 पाई r इज इक्वल टू n लैम्डा। ये रिलेशन को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जिसको किसके द्वारा ऑब्जर्व किया गया था, डी ब्रॉगली के द्वारा ऑब्जर्व किया गया था। जहां पर r का मतलब होता है रेडियस ऑफ ऑर्बिट, लैम्डा का मतलब होता है वेवलेंथ ऑफ एसोसिएटेड विथ
एसोसिएटेड वेव विथ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। एन का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या इसको हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिट। अब इन्होंने इसको कैसे डिफाइन किया, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उसको ऐसे डिफाइन किया। हम लोग कंसीडर कर लेते हैं ये फर्स्ट ऑर्बिट है n इज इक्वल टू 1, ये सेकेंड ऑर्बिट है n इज इक्वल टू 2, ये थर्ड ऑर्बिट है n इज इक्वल टू 3। जब n का वैल्यू 1 होता है, जब ये फर्स्ट ऑर्बिट में होता है, तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिलता है, 1 वेवलेंथ मिलता है। उसी प्रकार जब सेकेंड स्टेट का जो इलेक्ट्रॉन है, जब ये मूव करते हैं तो हम लोग को उस इलेक्ट्रॉन के लिए कुछ ऐसा वेवलेंथ दिखाई पड़ता है। ठीक है, n इज इक्वल टू 2 है, तो इसके लिए ये वाला जो रेड कलर का जो लाइन देख रहे हैं, ये उस इलेक्ट्रॉन का एसोसिएटेड वेव है जो सेकेंड ऑर्बिट में क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। अब इसी को हम लोग यहाँ पर बनाएंगे तो ये हमको कुछ ऐसा दिखाई देगा। और ये जो फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है, इसका वेवलेंथ हमको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। उसी प्रकार n इज इक्वल टू 3 ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन के साथ जो एसोसिएटेड वेव होगा, उसका वेव कुछ ऐसा दिखाई देगा, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर कितना वेव बनेगा, हमारे पास 3 वेव बनेगा, 1 2 और ये 3। और जब सेकेंड ऑर्बिट की बात करें, यहाँ पर 2 वेव बनेगा, 1 2। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए कितना बनेगा, 1। इस चीज को याद रखिएगा। n इज इक्वल टू 1 n इज इक्वल टू 1 है मतलब 1 साइकिल, n इज इक्वल टू 2 मतलब 2 साइकिल, n इज इक्वल टू 3 मतलब 3 साइकिल, 1 2 3। इसी को तो हम लोग वेव बोलते हैं, वेव नंबर बोलते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये सब किसका ऑब्जर्वेशन था, डी ब्रॉगली का ऑब्जर्वेशंस था। चलिए अब इससे हम लोग बोर्स के सेकेंड लॉ को प्रूफ करते हैं। तो डी ब्रॉगली ने क्या ऑब्जर्व किया, 2 पाई r इज इक्वल टू एन लेमडा। ये किसका ऑब्जर्वेशन था, डी ब्रॉगली का। और डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होता है। जब यहाँ पर लेमडा की इस वैल्यू को यहाँ पर मैं पुट कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2 पाई r इज इक्वल टू एन एच अपॉन पी मिल जाएगा। अब यहाँ से हम लोग को पता है p इज इक्वल टू एम वी होता है, तो एन पाई r इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, एन एच अपॉन एम वी लिख देंगे। यहाँ से एम वी को इधर ट्रांसफर करूंगा, 2 पाई को इधर ट्रांसफर करूंगा, तो एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई मिल जाएगा। और इसी को क्या कहा जाता है, बोर्स मॉडल, एटॉमिक मॉडल का सेकेंड पोस्टुलेट्स कहा जाता है। और इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, L इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। क्यों लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि ये जो वैल्यू है किसका वैल्यू है, L का वैल्यू है। L इज इक्वल टू क्या होता है, R क्रॉस P होता है। और यहाँ पर P को हम लोग क्या लिख सकते हैं, MV, तो इसको मैं लिख सकता हूँ MVR। तो यहाँ पर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। इसी को क्या कहा जाता है, सेकेंड पोस्टुलेट्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल कहा जाता है। तो यहाँ से डी ब्रॉगली के कॉन्सेप्ट से सेकेंड पोस्टुलेट जो है प्रूफ हो गया है। और इसी प्रकार ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। तो ये क्लास 12 का चैप्टर 12 आप लोगों का थ्योरी पोर्शन जो है कंप्लीट होता है। ठीक है, आई होप आज के इस लेक्चर में सारा पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय।